अध्याय 101 किसी मुद्दे को जानबूझकर जटिल बनाना। शी म्यू और झाओ पिंग ने एक दुबले पतले और लंबे युवक को दुकान की ओर से आते देखा। उसके चेहरे पर कई गहरे जख्म थे। उसने शी म्यू के हाथ में काले ब्लेड को घूरा, फिर उसने अपनी जीभ निकाली और वासना से भरे अंदाज में अपने होंठ चाटे। शी म्यू ने भौहें सिकोड़ी और नाक सिकोड़ी, फिर उसने अपना ब्लेड म्यान में वापस रख दिया। दुबले पतले युवक की आंखों में एक ठंडी और तिरस्कार भरी नजर चमक उठी। उसने शी म्यू को एक बुरी नजर से देखा और उसे परखने लगा। भाई जुओ, आपने अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया है। आपका हार्दिक स्वागत है। झाओ पिंग एक समझदार व्यक्ति था। उसने माहौल में व्याप्त असहजता को भांप लिया था, इसलिए वह आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए युवक का अभिवादन किया। हालांकि दुबले पतले युवक ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह उस काले ब्लेड को घूरने लगा जिसे शी म्यू ने अभी अभी म्यान में वापस रखा था। उसकी आंखों में लालच भरी नजरें चमक उठीं। भाई जुओ, तुम इस पिछवाड़े में क्यों आए हो? कृपया लॉबी में आइए ताकि मैं तुम्हें एक कप चाय पिला सकूं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हाल ही में मुझे वू फेंग से कुछ डिब्बे अच्छी क्वालिटी की चाय मिली थी और मैं चाहता था कि भाई जुओ उसे चखें ताकि मैं उनकी राय जान सकूं। झाओ पिंग के दिल में थोड़ी सी बेचैनी महसूस हुई। वह इस दुबले पतले युवक के स्वभाव से वाकिफ था, इसलिए उसने शालीनता से देखा और विनम्रता से बोला, वार्षिक प्रतियोगिता बस आने ही वाली है, इसलिए मैं आपकी दुकान पर एक नया मूठदार हथियार खरीदने आया था। आपकी दुकान के किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या हुआ? क्या आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे? युवक ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी आवाज भारी और अहंकार से भरी हुई थी। बिल्कुल नहीं, मुझे अपनी छोटी सी दुकान में ऐसे सम्मानित अतिथि का स्वागत करके खुशी हो रही है। झाओ पिंग ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैंने तुम्हारी दुकान में इधर उधर देखा, पर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे ये काला ब्लेड बहुत पसंद है। क्या भाई झाओ ने इसे हाल ही में बनाया है? युवक ने झाओ पिंग की बात पूरी होने से पहले ही उसे बीच में ही रोक दिया। फिर उसने शी म्यू के हाथ में रखे काले ब्लेड की ओर उंगली उठाई और कहा। ये शब्द सुनते ही शी म्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दुबला पतला युवक किसी पुराने शिष्य जैसा लग रहा था। हालांकि उसकी कक्षा का अंदाजा लगाना मुश्किल था क्योंकि उसने काले दानव संप्रदाय की वर्दी नहीं पहनी थी। भाई जुओ, आपने गलत समझा है। ये ब्लेड भाई शी का है। मेरी दुकान का इससे कोई लेना देना नहीं है। झाओ पिंग का चेहरा बदल गया। उसने जल्दी से समझाया। उसका जवाब सुनकर युवक की भौहें सिकुड़ गईं। भाई झाओ, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे काम की वजह से आपके 2 स्पिरिट स्टोन जल गए, इसलिए मैं जल्द ही आपको सेवाओं का पारिश्रमिक और स्पिरिट स्टोन पहुंचा दूंगा। अब मैं विदा लेता हूं। शी म्यू ने उस दुबले पतले युवक से नजरें फेर लीं। फिर उसने झाओ पिंग को नमस्कार किया और गेट की ओर बढ़ गया। पकड़ना। झाओ पिंग चुप रहा। हालांकि उस दुबले पतले युवक की कद काठी चमक उठी और अभ्यास क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर शी म्यू का रास्ता रोक दिया। क्या बात है बड़े भाई? शी म्यू ने डूबती आवाज में पूछा। उसका चेहरा भावहीन था। मैंने अभी तक नहीं पूछा। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने हंसते हुए पूछा। उसकी हंसी कर्कश और अप्रिय लग रही थी। शी म्यू। शी म्यू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। भाई शी काफी जवान लग रहे हैं। मुझे लगता है आप नए प्राथमिक शिष्य हैं। युवक का चेहरा बदल गया। उसे लगा जैसे उसने ये नाम कहीं सुना हो, लेकिन उसे पूरा नाम याद नहीं आ रहा था। तो आपका क्या मतलब है? शी म्यू को पता था कि इस आदमी का दिल उसकी तलवार पर आ गया है, इसलिए उसका धैर्य और व्यवहार कम होने लगा। तुम्हारे पास एक सुंदर मूठदार तलवार है। तुम हाल ही में इस संप्रदाय की दहलीज पर आए हो, इसलिए तुम्हें इस संप्रदाय की रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं है। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। अगर दूसरे पुराने शिष्यों को पता चल गया कि तुम्हारे पास इतना अच्छा हथियार है, तो मुझे डर है कि वे भड़क जाएंगे। तुम जरूर मुसीबत में पड़ जाओगे। वे तुम्हारी संपत्ति लूट सकते हैं। सबसे बुरी स्थिति में तुम अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हो। आस्क आस्क। युवक ने सिर हिलाया और कहा। उसके शब्दों के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ लग रहा था। मुझे एक जरूरी काम निपटाना है, इसलिए अगर बड़े भाई को कुछ कहना है तो कृपया तुरंत कह दें। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता। शी म्यू ने उसे बीच में ही टोकते हुए ठंडे स्वर में कहा। ऐसे में मैं तुम्हें सच सच बता दूं, तुम्हारे इस ब्लेड ने मेरी दिलचस्पी जगा दी है, इसलिए तुम्हें दूसरों से लूटने से बचाने के लिए मैं तुम्हारा एक उपकार करूंगा। मैं तुम्हें इस ब्लेड के लिए 30,000 चांदी दूंगा। फिर तुम खुशी खुशी मेरे लिए ये ब्लेड त्याग सकते हो, है ना? युवक ने मंद मंद मुस्कान के साथ अपना प्रस्ताव रखा, मानो जो लोग उसकी बातें सुनेंगे वे इस प्रस्ताव को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे। ये शब्द सुनते ही झाओ पिंग का चेहरा बदल गया। इस काले ब्लेड की कीमत बहुत ज्यादा थी, और तो और इसे जादुई हथियार में बदल दिया गया था, इसलिए इसकी कीमत आसमान छू रही थी। लेकिन उस युवक ने सिर्फ 30,000 चांदी की पेशकश की थी। इससे उसके असली इरादे साफ जाहिर हो गए। वह शी म्यू को धमकाकर जबरदस्ती ब्लेड छीनना चाहता था। वह युवक कोई साधारण व्यक्ति नहीं लग रहा था। झाओ पिंग फ्लेमिंग बीस्ट ग्रुप का सदस्य था, फिर भी वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए ये बेतुका प्रस्ताव सुनने के बाद भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। महामहिम ने अच्छी योजना बनाई है। मेरा ब्लेड खरीदने का आपका इरादा काफी उदार है, लेकिन मुझे डर है कि मुझे ये प्रस्ताव ठुकराना पड़ेगा। मेरा इसे बेचने का कोई इरादा नहीं है। बाकी मुद्दों की बात करें तो महामहिम को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शी म्यू ने प्रस्ताव ठुकराते हुए मन ही मन उपहास किया। बेटे, मुझे अपना एटीट्यूड मत दिखा।
क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझसे इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? युवक के चेहरे का भाव ठंडा पड़ गया। उसने शिम्यू पर गुस्से से चिल्लाया, मैं एक अज्ञानी और अनुभवहीन लड़का हूँ, मैं सीनियर भाई से भी परिचित नहीं हूँ। शिम्यू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तुम मौत को दावत दे रहे हो। युवक अब शिम्यू का ये रवैया बर्दाश्त नहीं कर सका। वह जोर से चिल्लाया और उसका शरीर तेजी से आगे की ओर उछला। फिर वह शिम्यू के सामने प्रकट हुआ, मानो कोई भूत हो। उसकी बाहें बहुत तेजी से हिल रही थीं। उसकी एक मुट्ठी जोरदार आवाज के साथ आगे बढ़ी। वह शिम्यू के चेहरे के दाहिने हिस्से पर लगी। फिर उसके दूसरे हाथ ने शिम्यू के हाथ में रखा ब्लेड पकड़ लिया। शिम्यू को लगा कि हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे पर चुभ रहा है, एक तेज दरांती की तरह। इससे पहले की मुट्ठी उस तक पहुंच पाती। क्या अविश्वसनीय गति है। शिम्यू ने उससे बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी, लेकिन उस युवक की गति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। एक ही सेकंड में उसकी मुक्का शिम्यू के चेहरे पर लग गई। अचानक शिम्यू के पैर जमीन से उठे। फिर वह एक कदम पीछे हट गया। फिर उसने एक धीमी चीख मारी और अपनी मुट्ठियां आगे बढ़ा दीं। उसने अपनी मुट्ठियां उस दुबले पतले युवक की मुट्ठी पर जोर से मारीं जो उसकी ओर आ रहा था। उसी समय उसका दूसरा हाथ चमक उठा और उसने म्यान से चाकू निकाला। फिर उसने उस युवक की हथेली में चाकू घोंप दिया जो उसकी ओर आ रहा था, ताकि उसका हथियार छीन सके। धमाका धमाका, दो धीमी आवाजें सुनाई दीं। दोनों आपस में भिड़ गए और एक कदम पीछे हट गए। लगता है तुम में कुछ हुनर है, क्योंकि तुम मेरी मुक्का झेलने में सक्षम हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी हो। मैंने तुम्हें एक अच्छा प्रस्ताव दिया था, लेकिन तुमने उसे मुश्किल तरीके से स्वीकार किया। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। अब अगर तुम अपनी तलवार भी छोड़ दोगे तो भी मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा एक हाथ काट देना चाहिए। युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए कठोर स्वर में धमकी दी। इसी बीच उसकी एक हथेली पर लाल धब्बा दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शिम्यू ने उसकी हथेली पर चाकू से वार किया हो। उसे थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन चोट ज्यादा गंभीर नहीं लग रही थी। उसने खून पोंछने के लिए अपनी हथेली कमर पर रगड़ी। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी और उसके हाथ में एक लंबी चांदी की तलवार दिखाई दी। ये तलवार आम तलवार से कहीं ज्यादा पतली थी। यह एक उंगली जितनी चौड़ी थी। इसकी सतह पर एक घनी ठंडी आभा फैल रही थी और हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी। चांदी के ब्लेड के किनारे पर कुछ नीले रंग के जादुई अक्षर अंकित थे। उससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। ये भी कोई जादुई हथियार लग रहा था। शिम्यू का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि यह पतली तलवार वाकई कोई जादुई हथियार है, इसलिए इसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। काला ब्लेड एक सस की आवाज के साथ म्यान से बाहर निकला। फिर उसे आगे की ओर धकेला गया। अगर तुम दोनों को कुछ बात करनी है तो एक दूसरे को तकलीफ क्यों दे रहे हो? झाओ पिंग को एहसास हुआ कि दोनों असली लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए वह उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा। ओह! अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी और झाओ पिंग की बात बीच में ही रुक गई। यह आवाज किसी बच्चे के रोने जैसी थी। ये बेहद अप्रिय थी। युवक ने अपनी कलाई हिलाई। अचानक उसकी तलवार एक लंबी चांदी की धार में बदल गई। फिर वह शिम्यू की छाती की ओर बढ़ी। इस पतली तलवार से बच्चे के रोने की आवाज निकली। हवा में छेद करते हुए इसने फिर से एक अजीब सी आवाज निकाली। जैसे ही एक अजीब सी तीखी आवाज उसके कानों में पड़ी, शिम्यू के दिल में एक बेचैनी सी दौड़ गई। वह एक तरह की मदहोशी में डूब गया। उसका दिमाग उस सुस्त एहसास को रोक नहीं पाया। अचानक एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, पतली तलवार शिम्यू की छाती तक पहुंच गई। शिम्यू की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब तलवार उसके कपड़ों में घुस गई और उसकी त्वचा में चुभ गई। अध्याय 102 ब्लैक ब्लेड का परीक्षण। हाँ, शिम्यू की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने जोर से चीख मारी और खुद को उस मदहोशी से बाहर निकाला। उसका दिमाग अपनी सामान्य अवस्था में आ गया। फिर उसने तेजी से एक चक्कर लगाया और आती हुई तलवार से बचने के लिए एक तरफ हट गया। हालांकि तलवार से उसके दाहिने कंधे पर घाव हो गया और उसमें से ताज़ा खून बहने लगा। शिम्यू ने अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आत्मिक शक्ति संचय कला का प्रयोग किया। फिर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। अचानक उसका ब्लेड एक काले ब्लेड छाया में बदल गया। फिर वह ब्लेड छाया उस दुबले पतले युवक की ओर दौड़ी। युवक के शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और वह खर्राटे लेने लगा। उसके हाथ में रखी चांदी की तलवार धुंधली चांदी की तलवार छाया में बदल गई। उससे एक तीखी सीटी की आवाज निकली जो हवा में किसी बच्चे के रोने जैसी गूंज उठी। उसका तलवार आने वाले हमले से निपटने के लिए तैयार लग रहा था। झनकार झनकार झनकार, दोनों हथियारों के बीच जोरदार टक्कर से धातुओं की झंझनाहट की आवाजें गूंज उठीं। हालांकि तलवार और ब्लेड दोनों की परछाइयां जल्द ही छट गईं। शिम्यू का शरीर लड़खड़ा गया। वह 2 कदम पीछे हट गया। फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला और मजबूती से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक साथ आश्चर्य और आशंका साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा था कि दुबले पतले युवक की चांदी की तलवार उसके काले ब्लेड से टकराकर टूट जाएगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी तलवार किसी मजबूत स्प्रिंग से टकराएगी। पतली तलवार ने उसकी तलवार की गति को कम कर दिया था। दुबला पतला युवक भी जोरदार टक्कर के कारण कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे के भाव वैसे ही रहे, हालांकि उसके दिल में एक सदमा सा महसूस हो रहा था। काले ब्लेड की जबरदस्त ताकत ने उसके पेट को लगभग उलट-पुलट कर दिया था। उसे उल्टी आने लगी। इसके अलावा जिस हथेली से उसने तलवार पकड़ी थी, उसमें उसे तेज झुनझुनी महसूस हुई। उसकी हथेली से अंगूठे और तर्जनी के बीच से खून की एक धार बह निकली।
यह उसके लिए आश्चर्यजनक था क्योंकि वह हमेशा दूसरे विरोधियों के साथ अपनी लड़ाइयों में सफल रहा था। उसकी भूत भान करने वाली तलवार कला किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को आसानी से प्रभावित कर सकती थी। हालांकि ये शी म्यू की मानसिक स्थिति को परास्त करने में विफल रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि नए शिष्यों में तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली कोई होगा। लेकिन दुबले पतले आदमी ने गहरी सांस ली और बोला। इसी बीच उसने चुपके से अपनी असली क्यूई को उभारा और अपने पूरे शरीर को उससे ढक लिया। शी म्यू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया बल्कि उस पर झपट्टा मारा। धमाका, एक तेज आवाज सुनाई दी। शी म्यू ने अपने पैर से एक विशाल पत्थर पर ठोकर मारी जो उनके बीच में पड़ा था। पत्थर युवक की ओर फेंका गया। वह तेज हवाओं के साथ उसकी ओर उल्टा हुआ आया। ये देखकर युवक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अचानक उसकी पतली चांदी की तलवार की सतह पर हल्के नीले रंग की एक हल्की सी रोशनी उभर आई। उसने अपनी बांह उठाई और अपनी तलवार पास आ रहे पत्थर की ओर बढ़ा दी। उसकी तलवार एक पतली और लंबी परछाई में बदल गई, मानो चांदी का सांप हो। फिर चांदी का सांप आगे बढ़ा और पत्थर को आड़े तिरछे काटता हुआ नीचे गिर गया। तलवार की चांदी की छाया में वह विशाल शिलाखंड टोफू की तरह कमजोर लग रहा था। वह दर्जनों टुकड़ों में कटकर बिखरा हुआ था। इस बीच शी म्यू ने अपनी अगली चाल की तैयारी कर ली थी। वह उस विशाल शिलाखंड के पीछे पहुंच गया था जिसे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा था। स्विश! शी म्यू ने जोर से चीख मारी और अपनी काली तलवार को बिजली की तरह हवा में लहराया। अचानक ठंडी रोशनी की एक विशाल रेखा प्रकट हुई और 13 काली तलवारों की परछाइयों में बदल गई। फिर परछाइयां उस युवक पर टूट पड़ीं। चमकदार ब्लेड की परछाइयों ने उस दुबले पतले युवक के भागने के हर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। तुमने मौत को न्योता दिया है। दुबला पतला युवक हक्का बक्का रह गया। उसे एहसास हुआ कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब हमले से बचने के लिए एक तरफ हटना ही होगा। अचानक उसकी पतली तलवार पर बने नीले जादू के चिन्ह चमक उठे और नीली रोशनी की किरणें निकलने लगीं। पतली तलवार हवा में लहराने लगी और नीले रंग की एक पतली परत में बदल गई। इस परत ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। अचानक दुबला पतला युवक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ कदम पीछे हट गया। शी म्यू की आंखों में आश्चर्य की चमक उठी। बैंग बैंग! 13 परछाइयां नीली स्क्रीन से तेज आवाज के साथ दूर हो गईं। हालांकि नीली स्क्रीन भी पीछे हट गई और बिखर गई। शी म्यू की आंखों में एक अद्भुत चमक उठी। उसने जोर से चिल्लाकर अपने शरीर की जादुई शक्ति को काले ब्लेड में भर दिया। ब्लेड पर लगा जादू टोना एक चमकदार लाल रोशनी बिखेरने लगा। अचानक ब्लेड की सतह पर एक धधकती लौ दिखाई दी। 13 ब्लेड साए बिखरते ही एक मोटी लाल रोशनी निकली। वह पतली तलवार के नीले प्रकाश पर्दे पर बिजली की तरह जोर से टकराए। धमाका! एक विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। पतली चांदी की तलवार पर ज्वालाओं का एक समूह फूट पड़ा, मानो ज्वालामुखी फट गया हो। इस विस्फोट से उत्पन्न ऊष्मा तरंगों ने तलवार को हिला दिया। दुबला पतला युवक इससे अछूता नहीं रहा। वह उड़ गया। अंततः वह कई फीट दूर जमीन पर गिर पड़ा। शी म्यू ने देखा कि उसका प्रतिद्वंद्वी जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा है और धुआं और धूल छट रही है। उसका पूरा शरीर जलकर काला पड़ गया था। फिर भी उसने अपने घायल हाथ से तलवार पकड़ी हुई थी। उसके घाव से ताज़ा खून बह रहा था। अचानक युवक की पतली तलवार पर कच की आवाज के साथ एक दरार पड़ी। फिर उसकी तलवार टुकड़ों में बिखर गई। हालांकि मूठ उसके हाथ में बरकरार रही। दुबले पतले आदमी का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। उसकी क्यूई और रक्त ने उसके मस्तिष्क पर हमला किया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई हथियार को नष्ट करने की? युवक गुस्से और नफरत से शी म्यू पर चिल्लाया। शी म्यू का रंग भी पीला पड़ गया था। उसने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में काला ब्लेड अभी भी लाल धधकती लौ उगल रहा था। उसकी गर्म लहरें हवा में फैल रही थीं। उसने युवक की बातें सुनी और कहा, महामहिम, अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो मुझे अंत तक आपके साथ चलने में खुशी होगी। उनके मुकाबले के दौरान होने वाली गड़गड़ाहट ने कई लोगों का ध्यान खींचा था। काली वर्दी पहने शिष्यों का एक समूह अभ्यास मैदान के बाहर जमा हो गया था। वे चुपचाप ये दृश्य देख रहे थे। दुबले पतले युवक की आंखों में एक उदास और ठंडी चमक तैर गई जब उसने चारों ओर देखा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें याद रखूंगा। आज हम यहीं रुकेंगे। तुमने मेरी तलवार तोड़ दी है। तुम्हें इसका जरूर पछतावा होगा। उसने तलवार की मूठ एक तरफ फेंक दी और फिर मुड़कर चला गया। आसपास के शिष्यों ने उसे आते देखा तो रास्ता बनाया। फिर उस दुबले पतले युवक की परछाई दूर कहीं गायब हो गई। शी म्यू ने अपना ब्लेड उठाया और उसे अपने शरीर के सामने रखा। फिर उसने ध्यान से उसे कई बार नापा। जब उसे यकीन हो गया कि ब्लेड क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है तो उसने ब्लेड को म्यान में वापस रख दिया। भाई शी, क्या आप ठीक हैं? झाओ पिंग की शर्मिंदा आवाज गूंजी। मैं ठीक हूँ। वह व्यक्ति कौन था? तुम उसे जानती ही थी? शी म्यू ने सहज स्वर में पूछा। उस व्यक्ति का नाम ज़ुओ यान है। वह एक पुराना प्राथमिक शिष्य है। उसे अक्सर शीर्ष 100 पुराने प्राथमिक शिष्यों में सर्वोच्च स्थान मिलता है। वह काफी बलवान है, लेकिन वह हमेशा से एक असामाजिक व्यक्ति रहा है। वह अब तक किसी भी समूह में शामिल नहीं हुआ है। वह एक संकीर्ण सोच वाला व्यक्ति है और काफी प्रतिशोधी माना जाता है। इसलिए ऐसे कई समूह हैं जो उसे किसी भी तरह से उकसाने की हिम्मत नहीं करते। भाई शी, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपने उसे उसके जादुई हथियार से वंचित कर दिया है। झाओ पिंग ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे एहसास हुआ कि शी म्यू को उससे कोई शिकायत नहीं है।
वह उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला। शिम्यू की दृष्टि हिल गई जब उसने सिर हिलाया। वह जानता था कि ज़ुओ यान अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन था। अगर उसने अपने काले ब्लेड से उसका हथियार न तोड़ा होता तो ये भीषण लड़ाई लंबी खींच जाती। ऐसे में दोनों में से कोई भी जीत सकता था। काले दानव संप्रदाय में विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट होउ तियान कलाएं थीं, इसलिए अधिक से अधिक होउ तियान योद्धा उभरे और अपने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इसके अलावा जादुई हथियारों ने शक्ति को बढ़ाया, इसलिए शी म्यू फैंग शहर जैसी छोटी जगह की तुलना इस महान संप्रदाय की शक्ति से नहीं कर सका। शी म्यू को एहसास हुआ कि ज़ुओ यान सही था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह हर समय अपने काले ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करेगा, वरना ये पुराने शिष्यों का ध्यान आकर्षित करेगा और उनके लिए खतरा बन जाएगा। अचानक शी म्यू को एक विचार सूझा। भाई झाओ, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दुकान में मेरे लिए कुछ बनाएं। शी म्यू झाओ पिंग के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया। झाओ पिंग हक्का बक्का रह गया। अचानक आए इस अनुरोध से वह हतप्रभ रह गया। उन चीजों को बनाने के लिए जरूरी सामग्री बिल्कुल मेरी मांग के अनुसार होनी चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन भाई झाओ के लिए यह कोई समस्या नहीं होगी। क्या आप पहले इनके 16 टुकड़े बना सकते हैं? शी म्यू एक कदम पीछे हटे और बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भाई शी के कहे अनुसार सब कुछ करूंगा। झाओ पिंग ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर शी म्यू मुस्कुराया। फिर उसने उसे अलविदा कहा और वहां से चला गया। अध्याय 103 चांदनी समुद्री अर्चिन। 3 दिन बाद शी म्यू के पत्थर के घर में शी म्यू जमीन पर पालथी मारकर बैठा था। उसके सामने 16 मूठदार खंजर रखे थे। हर खंजर 6 इंच लंबा था। खंजर पतले थे, वे अर्धचंद्राकार आकार में मुड़े हुए थे। उनसे एक शानदार हल्की सी चांदी जैसी चमक निकल रही थी। शी म्यू के मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। वह संतुष्ट लग रहा था। ये खंजर विशेष हथियार थे जो झोंक परिवार की गुप्त पुस्तक में दर्ज थे। इनका एक अजीब नाम था, मूनलाइट सी अर्चिन। गुप्त पुस्तक में दर्ज था कि ये खंजर सभी गुप्त रूप से छिपाए गए हथियारों की रैंकिंग सूची में सबसे ऊपर थे। ऐसा माना जाता है कि इस खंजर का नाम एक खास किस्म के समुद्री शाही के नाम पर रखा गया था जो दाकवी साम्राज्य के तटीय क्षेत्र में पाया जाता था। ये समुद्री शाही चमकीले सफेद रंग का था, चमकते चांद जैसा, इसलिए ये बेहद खूबसूरत दिखता था। हालांकि इसके शरीर पर लगे स्पा में जानलेवा जहर था। छूने पर यह एक जहरीला डंक छोड़ता था, इसलिए अगर किसी को ये डंक लग जाए तो तुरंत इलाज करवाना जरूरी था, वरना पीड़ित की जल्द ही मौत हो जाती थी। ये चांदी के खंजर बिल्कुल वैसे ही थे। इन्हें एक खास तरह की धातु से गढ़ा गया था, चांदी, लोहा और जस्ते का मिश्रण। ये बेहद नाजुक और पतले थे। बाहरी बल से टकराने पर ये आसानी से टुकड़े टुकड़े हो सकते थे। जोंक परिवार की गुप्त पुस्तक के अनुसार इस खंजर की धार पर जहरीला जहर लगा होना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल हाथापाई में किया जा सकता था। अगर विरोधी इसे रोकने के लिए अपने हथियार का इस्तेमाल करता तो मूनलाइट सी अर्चिन फट जाता। प्रतिद्वंद्वी के लिए इतनी नजदीक से विस्फोट से बच पाना असंभव होगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। मूनलाइट सी अर्चिन बनाना बेहद मुश्किल था। इसे बनाने के लिए जरूरी विशेष धातु हासिल करना भी एक कठिन काम था। इसके अलावा इस तरह का जानलेवा जहर ढूंढना भी बेहद मुश्किल था। शी म्यू के पास इतना घातक जहर नहीं था, लेकिन उनका इरादा मूनलाइट सी अर्चिन का असली संस्करण बनाने का भी नहीं था। वह कुछ देर इस बात पर सोचता रहा, फिर उसने सावधानी से खंजर थाम लिए। उसके बाद वह अपनी मेज पर गया और खंजरों को एक तरफ रख दिया, सिवाय एक खंजर के जिसे उसने बीच में रख दिया। फिर उसने अपनी दाहिनी हथेली पलट दी। उसके हाथ में कई लाल जादुई ब्रश थे। अचानक उसकी पुतलियां हल्के सुनहरे रंग की हो गईं। उसकी कलाई तेजी से हिलने लगी और उसने घुमावदार खंजर पर जादू के अक्षर उकेरने शुरू कर दिए। उसका ब्रश तेजी से चलने लगा, उल्टे बादलों की तरह। जादू के अक्षर खंजर की सतह पर धीरे धीरे उभरने लगे। अंततः खंजर पर भयंकर ज्वलन आकर्षण मंत्र अंकित हो गया। यह वही मंत्र था जो उसके काले ब्लेड पर अंकित था। खंजर की बनावट खास थी, इसलिए उसे सुनहरी छिपकली के जहर की जरूरत नहीं थी। उसे चूल्हे में डालकर आसानी से नरम किया जा सकता था। इसलिए शी म्यू ने इन घुमावदार खंजरों पर आकर्षण मंत्र की 10 परतें चढ़ाने की योजना बनाई थी। प्राचीन पुस्तकों के अनुसार एक निम्न स्तरीय मंत्र भी अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न कर सकता है, और तब और भी अधिक जब मंत्र की 10 परतें एक साथ रखी गई हों। प्रक्रिया सुचारू रूप से चली। शी म्यू ने थोड़े ही समय में जादू की 6 परतें चढ़ा दी। शी म्यू ने अपना ब्रश हिलाना बंद कर दिया और एक गहरी सांस ली, लेकिन तभी उसका ब्रश फिर से चला और उसने मंत्र की 7वीं परत का पहला स्ट्रोक बनाना शुरू कर दिया। हालांकि पहला अक्षर पूरा करने से पहले ही उसका चेहरा बदल गया। अचानक उसने अपना ब्रश वापस खींच लिया, क्योंकि उसने खंजर से तीव्र जादुई शक्ति की एक तेज लहर निकलती देखी। धमाका! एक जोरदार विस्फोटक ध्वनि सुनाई दी। अचानक घुमावदार खंजर एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ लाल धधकती लपटों के गोले में समा गया। लपटें जितनी तेजी से उठी थीं, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गईं। हालांकि गायब होने से पहले वे चिंगारियों की एक श्रृंखला में बदल गईं। फिर खंजर अनगिनत टुकड़ों में टूटकर फर्श पर गिर गया। शी म्यू के चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए, लेकिन फिर भी उसने दूसरा खंजर उठाया और फिर से खंजर निकालना शुरू कर दिया। उसकी दूसरी कोशिश भी उसी तरह खत्म हुई। जैसे ही उसने 7वीं परत खींची, ताबीज का फॉर्मूला टूट गया और खंजर फिर से टुकड़े टुकड़े हो गया। शी म्यू का चेहरा उतर गया। उसने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन अपनी असफलताओं के पीछे का कारण समझ नहीं सका। आखिरकार वह भयंकर सूजन के जादू से अच्छी तरह वाकिफ था।
इसके अलावा उसे एक विशेश दृष्टि का वरदान प्राप्त था जिससे वह चीजों को कई गुना बड़ा कर सकता था। इसलिए वह एक जैसे सूत्र बनाने में सक्षम था। उसे इस तरह असफल नहीं होना चाहिए था। वह अपने कमरे में इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर बाद वह अपने बिस्तर पर लौट आया। उदास मन से वह पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और ध्यान करने लगा। बहुत देर बाद उसने आंखें खोलीं। वे एक अजीब सी चमक से चमक रही थीं। वह बिस्तर से उठा और मेज की तरफ बढ़ा। फिर उसने एक और खंजर थाम लिया। उसने अपने दाहिने हाथ से जादुई ब्रश उठाया और फिर से चित्र बनाने लगा। दूसरी परत पूरी करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर वह कुछ देर तक निश्चल रहा। इस बीच उसने मन में आत्मिक शक्ति संचित करने की कला का अभ्यास शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे एक रहस्यमयी अवस्था में पहुंच गया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल रही है। उसके मन में उसके आसपास का वातावरण बहुत स्पष्ट हो गया। अचानक उसे खंजर की सतह पर अग्नि तत्व की जादुई शक्ति की एक लहर महसूस हुई। ऐसी ऊर्जा तरंग किसी की भी नजरों से ओझल हो जाती। अगर शी म्यू इस शांत मनःस्थिति में न पहुंचता तो उसकी आंखें भी चौंधिया जातीं। उसने आंखें खोलीं। फिर उसका ब्रश फिर से चलने लगा, लेकिन बेहद धीमी गति से। उसने जादू की तीसरी परत चढ़ा दी। वह बहुत धीरे धीरे चित्र बना रहा था क्योंकि उसने अपनी आत्मिक शक्ति की सहायता से असामान्यता के मूल का पता लगा लिया था। उसके पास मंत्रों की नकल करने की क्षमता थी, लेकिन उसने मंत्रों के बीच जरा भी अंतर नहीं देखा था। एक दूसरे पर आरोपित मंत्र विफल हो सकते थे क्योंकि जरा से अंतर के कारण वे लहराती जादुई शक्ति की लहरें छोड़ने लगते थे। खंजर पर चढ़ी प्रत्येक परत के साथ यह हल्की सी अव्यवस्था और अधिक अस्थिर होती गई। इसलिए शी म्यू ने धीरे धीरे चित्र बनाने का फैसला किया। उसने अपनी आत्मिक शक्ति का उत्सर्जन भी जारी रखा ताकि वह उस जादुई शक्ति के उतार चढ़ाव पर नजर रख सके जो उस जादुई मंत्र से निकल रही थी। थोड़ी देर बाद शी म्यू की आंखें खुशी से चमक उठीं। आखिरकार उसने भयंकर सूजन मंत्र की 7वीं परत पूरी कर ली थी। उसने राहत की सांस ली। वह एक क्षण के लिए रुका। फिर उसने धीरे धीरे 8वां जादू करना शुरू किया। हालांकि वह ज्यादा देर तक इस स्थिति में नहीं रह सका। उसने 8वीं परत का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था कि खंजर में आग लग गई और उसका जादू टूट गया। शी म्यू का चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव था। उसने एक और खंजर उठाया और फिर से खंजर निकालना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद पत्थर के घर में एक बैंगनी लाल रोशनी चमकी। 12 बैंगनी जादुई अक्षरों से उकेरी गई एक चांदी की खंजर का हत्था शी म्यू के सामने पड़ा था। लगातार 5 खंजरों के विनाश के बाद ये पहला सफल प्रयास था। शी म्यू ने आखिरकार एक चांदनी समुद्री अर्चिन पर भयंकर सूजन आकर्षण मंत्र की 10 परतें चढ़ा दीं। जब उसने कला के इस खतरनाक किंतु नाजुक टुकड़े को धीरे से सहलाया तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। अचानक उसका शरीर लड़खड़ा गया और उसके मन में एक तेज चुभन सी महसूस हुई। वह गिरने ही वाला था कि उसने मेज का सहारा ले लिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वह अपने बिस्तर पर जाकर पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने अपने मन को शांत किया। फिर अपनी आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए उसने आत्मिक शक्ति संचय करने की कला का अभ्यास शुरू किया। शी म्यू लगातार 3 दिनों तक काम करते रहे। उन्होंने मूनलाइट सी अर्चिन्स को परिष्कृत करना जारी रखा। इस प्रक्रिया में उसकी आत्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, इसलिए वह थका हुआ सा दिखाई देने लगा। हालांकि उसकी कड़ी मेहनत का अच्छा नतीजा निकला। तीसरे दिन के अंत तक उसने 3 खंजरों को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था। इन खंजरों पर भयंकर ज्वलन आकर्षण मंत्र की 10 परतें चढ़ाई गई थीं। आखिरकार वे जादुई हथियार बन गए थे। इसके बाद शी म्यू पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। अगली शाम उसने धुंधली रोशनी का फायदा उठाया और चुपके से घाटी में बाहर निकल गया। फिर वह एक निर्जन खुले मैदान में पहुंचा। ये पहाड़ की तलहटी में स्थित था। वह वहां मूनलाइट सी अर्चिन की ताकत परखने गया था। उसने इधर उधर देखा। आखिरकार उसकी नजर एक विशाल काले पत्थर पर पड़ी। वह 10 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। उसका दाहिना हाथ कमर की ओर बढ़ा। अचानक एक चमकदार चांदी जैसी रोशनी उसके हाथ पर पड़ी। यह अर्धचंद्राकार खंजर की थी। उसकी सतह पर बैंगनी रंग के अक्षरों की एक पंक्ति उकेरी हुई थी। वे एक खतरनाक आभा बिखेर रहे थे। शी म्यू की आंखों में एक ठंडी सी चमक दौड़ गई। उसकी जादुई शक्ति उमड़ पड़ी और उसके शरीर से बाहर निकल आए। अचानक खंजर की सतह पर उकेरे गए बैंगनी लाल अक्षर चमक उठे। पूरा खंजर बैंगनी लाल रोशनी की एक परत में लिपट गया। वह जोर से कांपने लगा और एक तीखी भिनभिनाहट की आवाज निकालने लगा। फिर भयंकर सूजन आकर्षण मंत्र की 10 परतें सक्रिय हो गईं। हाँ, जैसे ही खंजर बैंगनी लाल प्रकाश की किरण में तब्दील हुआ, शी म्यू की असली क्यूई फूट पड़ी। ये प्रकाश अत्यंत तेज गति से काले पत्थर के पार निकल गया। इसने एक झटके में 30 मीटर से अधिक की दूरी तय कर ली। जैसे ही खंजर उस विशाल शिलाखंड से टकराया, बैंगनी लाल रोशनी फूट पड़ी। उससे एक चमकदार रोशनी निकली जो उगते हुए छोटे सूरज जैसी लग रही थी। फिर उसने पूरे शिलाखंड को अपनी चपेट में ले लिया। अचानक चकाचौंध भरी रोशनी ने जोरदार गड़गड़ाहट के साथ विशाल ऊष्मा तरंगों की लहरें पैदा कर दीं। ये ऊष्मा तरंगें काले पत्थर के अनगिनत टुकड़ों के साथ बिखर गईं। अध्याय 104 3 किले प्रांत। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। शी म्यू की नजर किसी चीज पर पड़ी तो वह चौंक गया। विशाल शिलाखंड कहीं नजर नहीं आ रहा था। आसपास की हवा अग्नि तत्व मंत्र से उत्पन्न ऊष्मा की लहर से भरी हुई थी। शी म्यू को एक विशाल गड्ढा देखकर आश्चर्य हुआ। वह कई फीट के दायरे में फैला हुआ था। यह उस पत्थर की जगह पर बना था जो शी म्यू के खंजर से चकनाचूर हो गया था। गड्ढा अंदर से जला हुआ लग रहा था।
इसके अलावा उसके पास की जमीन पर पिघलने के निशान भी थे। ये देखकर शिम्यू खुशी से अभिभूत हो गया। वह जानता था कि एक जियान तियान स्तर के योद्धा का प्रहार भी इतना आश्चर्यजनक परिणाम नहीं दे सकता। अगली सुबह वह अपने घर से बहुत जल्दी निकल पड़ा। वह जल्दी जल्दी घाटी में बने चौक की ओर चल पड़ा। जब वह चौक से लौटा तो सूरज आसमान में ऊंचा था। उसके हाथ में एक पैकेट था। वह उसकी खरीदी हुई कई चीजों से भरा हुआ था। पैकेट में परिष्कृत लोहे से बनी 2 अंगूठियां भी थीं। इसके अलावा उसमें 2 म्यान भी थे। उनमें से एक बेहद खूबसूरत चांदी का म्यान था और दूसरा एक सादा काला म्यान। शिम्यू ने स्पिरिट सिल्क की 2 पारदर्शी लड़ियां भी खरीदी थीं। ऐसा माना जाता था कि आत्मा रेशम के कीड़ों को बेहद ठंडी जगह पर पाला जाता था, इसलिए उनसे बना रेशम बेहद मजबूत बनावट का होता था। इसके अलावा रेशम लगभग पारदर्शी होता था, इतना पारदर्शी कि नंगी आंखों से उसे देखना मुश्किल हो जाता था। शिम्यू ने पैकेट से परिष्कृत लोहे के छल्ले और स्पिरिट सिल्क निकाला। फिर स्पिरिट सिल्क से उसने छल्लों को अपने 2 घुमावदार खंजरों में कसकर बांध दिया। इसके बाद उसने दोनों खंजरों को चांदी के म्यान में डाल दिया और अपनी काली तलवार को भी काली म्यान में डाल दिया। फिर उसे चमड़े की 2 मजबूत पट्टियां मिलीं। उनसे उसने चांदी और काले म्यान को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया। जैसे ही दोनों म्यान उसकी पीठ के पीछे लटकाए गए, शिम्यू का व्यक्तित्व बदल गया। वह एक वीर योद्धा की प्रबल आभा बिखेरने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया और काली रोशनी की चमक के साथ काले ब्लेड को म्यान से बाहर निकाला। फिर उसने अपनी असली क्यूई को उत्तेजित किया और वह उसके शरीर के भीतर उमड़ने लगी। उसके बाद उसने हवा में 13 काली ब्लेड जैसी परछाइयां छोड़ीं। ये परछाइयां उसकी ब्लेड से धुंधले बवंडर की तरह लुढ़क गईं। ब्लेड की तीखी सीटी की आवाज अभी कम भी नहीं हुई थी कि काली रोशनी फिर से चमक उठी। फिर काला ब्लेड वापस म्यान में डाल दिया गया। पूरी प्रक्रिया बिना किसी लापरवाही के संपन्न हुई। शिम्यू ने अपने बाएं हाथ में अपनी असली क्यूई जमा करनी शुरू कर दी। अचानक उसकी बाईं तर्जनी उंगली की अंगूठी हिल गई। इसके बाद अचानक ठंडी रोशनी चमक उठी। फिर शिम्यू की पीठ पर लटके चांदी के आवरण से चांदी की रोशनी की एक किरण आसमान में उठी। ये चाकू फेंकने की कला थी जो उसने ली कैंग हाई से सीखी थी। स्विश, एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। चांदी का खंजर पारदर्शी स्पिरिट सिल्क की मदद से उसकी दाहिनी तर्जनी उंगली से जुड़ा हुआ था, इसलिए जैसे ही शिम्यू की रियल क्यू स्पिरिट सिल्क से होकर गुजरी, खंजर ने अपनी दिशा बदल दी। ये रेशम से होकर गुजरी उसकी रियल क्यू की उत्तेजना के कारण हुआ था। फिर खंजर उसके चारों ओर घूमने और फड़फड़ाने लगा, मानो कोई चांदी का पक्षी हवा में मंडरा रहा हो। इससे एक अजीब गुनगुनाहट की आवाज उत्पन्न होने लगी जो आसपास के वातावरण में गूंजने लगी। हर बार जब खंजर गिरने वाला होता तो शिम्यू की उंगली हिलती और अपनी असली क्यूई उसमें डाल देती, इसलिए खंजर एक बार भी नहीं गिरा। हर बार उसमें फिर से ताकत आ जाती। आत्मा रेशम ने अपनी वास्तविक क्यूई को खंजर में स्थानांतरित करना जारी रखा, इसलिए चाकू फेंकने वाली कला अपनी इच्छानुसार खंजर फेंकने और प्राप्त करने में सक्षम थी। हालांकि अगले कुछ दिनों में शिम्यू को कोई प्रगति नहीं हुई, इसलिए वह अपने कमरे में ही बंद रहा। उसने आंधी बल ब्लेड कला और चाकू फेंकने की कला का अभ्यास जारी रखा ताकि दोनों के बीच सही तालमेल बिठाया जा सके। 7 दिन बीत गए। शिम्यू के पत्थर के घर में ब्लेड की परछाइयां चारों ओर घूम रही थीं। काली और चांदी की परछाइयां एक क्रॉस पैटर्न में अंतहीन रूप से चमक रही थीं। शिम्यू ने अपना काला खंजर उठाया और वह अनगिनत खंजरों की परछाइयों में बदल गया। इन काली परछाइयों ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। खंजर की चांदी जैसी रोशनी भी काली खंजरों की भीड़ में लहराने लगी। वह हवा में लहराने लगी और उसके शरीर के चारों ओर बेतरतीब ढंग से चक्कर लगाने लगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान शिम्यू की बाईं तर्जनी उंगली लगातार थोड़ी थोड़ी हिलती रही। वाह! अचानक चांदी के खंजर की रोशनी एक तेज तीर की तरह पत्थर की मेज की ओर बढ़ी। वह मेज से टकराने ही वाला था कि चांदी का खंजर एक अजीब मोड़ लेता हुआ हवा में एक अजीब सा चाप बनाता हुआ मेज के दाहिनी ओर आ पहुंचा। अचानक शिम्यू के शरीर को ढंकने वाली काली परछाइयां गायब हो गईं। चांदी का खंजर भी उसी समय वापस लौट आया, मानो कोई थका हुआ पक्षी अपने घोंसले की ओर तड़प रहा हो। फिर काला ब्लेड और चांदी का खंजर अपने अपने म्यान में वापस चले गए। शिम्यू ने एक हल्की सी आह भरी। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अब उसके पास लालची पुराने शिष्यों से खुद को बचाने की ताकत थी, क्योंकि उसके पास तुरुप का पत्ता था। वह जानता था कि पुराने शिष्य वार्षिक प्रतियोगिता में उसके कीमती ब्लेड पर लालच कर सकते हैं। वह कुछ देर तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से अपनी उंगली से लोहे की वह अंगूठी उतारी और अनजाने में ही उससे खेलने लगा। उसकी आंखों में एक सोच भरा भाव था। ज़ुओ यान के साथ उसकी लड़ाई ने उसे पुराने प्राथमिक शिष्यों की सामान्य ताकत का अंदाजा दे दिया था। ज़ुओ यान को 100 सर्वश्रेष्ठ प्राथमिक शिष्यों में स्थान दिया गया था, इसलिए शिम्यू को उसका सामना करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर उस लड़ाई के दौरान उससे जरा सी भी चूक होती तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी। वह जानता था कि अगर वह ऐसी परिस्थितियों में चाकू फेंकने की कला का कुशलता से इस्तेमाल नहीं कर पाता तो वह वार्षिक प्रतियोगिता में अच्छा स्थान नहीं पा सकेगा। इसलिए उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी पड़ी। यह विचार जब शिम्यू के मन में कौआ था तो उसकी आंखें चमक उठीं। अचानक उसे द कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन टू फॉर्मूला आर्ट्स नाम की किताब याद आ गई। उसमें उसे एक पृथ्वी शैली का रक्षा सूत्र मिला था। उसका नाम था द गोल्डन आर्मर चार्म। ये जादुई ताबीज बॉडी लिफ्टिंग ताबीज जैसा ही था। दोनों ही ताबीजों में एक समान संख्या में पात्र थे, 12।
हालांकि गोल्डन आर्मर ताबीज में प्रत्येक पात्र को चित्रित करना बॉडी लिफ्टिंग ताबीज के पात्रों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन गोल्डन आर्मर ताबीज अपेक्षाकृत अधिक मजबूत ढाल प्रदान करता था। यह एक उन्नत होतियान योद्धा के भारी प्रहार को भी झेल सकता था। इस रक्षा कौशल के साथ वार्षिक प्रतियोगिता में शिम्यू की सफलता की संभावना अधिक होगी। उसने कुछ देर तक इस विषय पर विचार किया, फिर उसने कोशिश करने का निश्चय किया। हालांकि इसके लिए उसे कुछ पृथ्वी गुण वाले आत्मिक पत्थर प्राप्त करने की जरूरत थी। आखिरकार उसके पास पृथ्वी संवेदन क्षमता नहीं थी। अगले दिन वह धन भवन गया। उसने एक सूचना प्रकाशित की जिसमें कुछ निम्न श्रेणी के पृथ्वी गुण वाले आत्मिक रत्नों की मांग की गई थी। उसने ये भी बताया कि वह विरोधी पक्ष को इनाम के तौर पर कुछ निम्न श्रेणी के जादुई मंत्र भी देगा। आगामी वार्षिक प्रतियोगिता के कारण कई शिष्यों को अपने लिए कागज के ताबीजों को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। इसलिए जैसे ही उसने नोटिस लगाया, फ्लेमिंग बीस्ट ग्रुप और होली स्पिरिट एसोसिएशन के कई शिष्य उसे ढूंढने निकल पड़े। शिम्यू ने इस द्विपक्षीय विवाद से बचने के लिए जानबूझकर कीमत दोगुनी कर दी, लेकिन दोनों पक्षों ने खुशी खुशी सिर हिला दिया। इसलिए शिम्यू ने दोनों पक्षों का अनुरोध स्वीकार कर लिया। उसने 10 दिनों के भीतर दोनों पक्षों के लिए निम्न श्रेणी के कागजी ताबीजों का एक समूह तैयार कर लिया। इस प्रकार उसे 2 निम्न श्रेणी के पृथ्वी गुणी आत्मा रत्न प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त उसने 1 लाख से भी अधिक चांदी अर्जित की। ये राशि उसके द्वारा प्रकाशित राशि से कहीं अधिक थी। हालांकि वह इस प्रक्रिया को दोहरा नहीं सकता था। वह जानता था कि वार्षिक प्रतियोगिता नजदीक है, इसलिए वह ऐसे अनुरोधों को पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा सकता था। इसके अलावा उसे ये भी लगता था कि अगर बाजार में इन घटिया कागज के ताबीजों की भारी संख्या आ गई तो भविष्य में इनकी मांग कम हो जाएगी। 10 दिन बाद शिम्यू के पत्थर के घर में शिम्यू के एक हाथ में भूरे रंग का स्पिरिट स्टोन और दूसरे हाथ में एक जादुई ब्रश था। ब्रश हिल रहा था और ताबीज के कागज पर हरे निशान छोड़ रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही 11वां अक्षर पूरा होने वाला था, ताबीज के कागज पर एक पीली चमक उठी। अचानक जादुई शक्ति के भड़कने से पूरा ताबीज जलकर राख हो गया। ओह! शिम्यू ने आह भरी। उसकी आंखों में अफसोस की झलक दिखाई दी। उसने पहली बार स्वर्ण कवच का आकर्षण खींचा था। हालांकि उसने उसे ठीक से खींचा था, फिर भी वह जल गया। शिम्यू ने देखा कि पहले आत्मिक पत्थर की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त होने वाली थी। इससे उसके मन में बेबसी का भाव जाग उठा। वह जानता था कि जादू के पात्र एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते। दरअसल उनके बीच एक सूक्ष्म संबंध होता है। जादू के पात्रों के बीच का संबंध जादू जितना ही जटिल होता है। इसलिए एक छोटी सी भी चूक जादू के पात्र को पूरी तरह से विफल कर सकती थी। ये जादू उस जादू के पात्र जैसा ही था जिसे उसने अपने हथियार पर मढ़ा था। इसलिए उसकी सफलता उसके भाग्य पर निर्भर थी। आखिरकार 3 दिन बाद उसे स्वर्ण कवच बनाने में सफलता मिली। इस प्रक्रिया में उसके दोनों स्पिरिट स्टोन पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। शिम्यू चिंतित था क्योंकि वह इस जादुई मंत्र को परख नहीं पा रहा था। इसलिए उसे इसके परिणाम पर भरोसा नहीं था। वह इस बात से परेशान था, युद्ध में सबसे विश्वसनीय चीज अपनी शक्ति का संवर्धन ही होती है। इसलिए उसने आने वाले दिनों में स्वर्गीय हाथियों के प्रजनन की कला और आत्मिक शक्ति संचय की कला पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। उसे वार्षिक प्रतियोगिता से पहले कोई न कोई सफलता अवश्य मिल जाएगी, ऐसी उसकी आशा थी। एक तरफ शिम्यू आगामी वार्षिक प्रतियोगिता की तैयारी में पूरी तरह डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर दाची साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इस घटना ने तीनों महान साम्राज्यों के विभिन्न संप्रदायों को हिलाकर रख दिया था। दाक्वी साम्राज्य के 36 प्रांतों में से 3 दुर्ग प्रांत वू, फू और रुई थे। ये राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित थे। ये तीनों प्रांत बर्बर जाति के बंजर भूमि के पड़ोसी प्रांत थे। ये तीनों प्रांत सीधे यान किंग काउंटी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में थे। बर्बर जाति का बंजर भूमि बहुत दरिद्र था, इसलिए उन्हें अक्सर प्राकृतिक संसाधनों की भारी कमी का सामना करना पड़ता था। उनके आदिवासी सर्दियों के मौसम में खतरनाक परिस्थितियों में रहने को मजबूर थे। इसलिए उन्होंने मानव जाति के 3 पड़ोसी प्रांतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वे अक्सर संसाधनों पर अतिक्रमण और लूटपाट के लिए सेनाएं भेजते थे। वे मानव बंदी भी लाते थे और उन्हें गुलाम बनाकर रखते थे। इसलिए दाची साम्राज्य की सीमा पर स्थित ये तीनों प्रांत बर्बर लोगों के शिकार हो गए थे। ये बर्बर लोगों के आक्रमण का प्रमुख स्थल बन गए थे। युद्ध का धुआं लगातार वर्षों तक उठता रहा, इसलिए मानव जाति को एक भयंकर आपदा का सामना करना पड़ा। दाक्वी साम्राज्य की शाही सरकार चुपचाप बैठी नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने सीमा की रक्षा और बर्बर लोगों का दमन करने के लिए अपनी सेनाएं भेजनी शुरू कर दी। हालांकि बर्बर लोगों को एक प्राचीन विशालकाय जनजाति का खून विरासत में मिला था, इसलिए वे सामान्य मनुष्यों से ज्यादा लंबे और ताकतवर थे। उनमें से ज्यादातर अत्याचारी और क्रूर स्वभाव के थे। इसके अलावा उन्हें मौत का भी डर नहीं था। बर्बर जाति के कुछ टोटेम बर्बर योद्धा थे। ये योद्धा अपने शरीर पर उत्कीर्ण टोटेम पर निर्भर रहते थे। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न क्रूर जानवरों की आत्माओं को उनके टोटेम में बंद कर दिया जाता था। इसलिए ये टोटेम योद्धा सामान्य बर्बरों से भी अधिक क्रूर थे। उनके हृदय तब तक ताज़ा रक्त की लालसा से धधकते रहते थे जब तक कि उनकी तृप्ति न हो जाए। हालांकि टोटेम योद्धा मानव जाति के सैन्य पुरुषों के समान ही थे। उनकी संख्या बहुत कम थी। बर्बर लोगों के साथ युद्ध में मानव सेनाएं हमेशा से ही गंभीर रूप से नुकसान में रही हैं। इसके लिए उन्हें अक्सर भारी कीमत चुकानी पड़ी है। दाक्वी साम्राज्य के राष्ट्रीय संरक्षक यूताई 100 साल पहले अग्रणी भूमिका में आए।
उनके नेतृत्व में स्थिति में सुधार हुआ। दाकवी साम्राज्य की सेना उनके अद्भुत नेतृत्व में अपने प्रयासों में सफल रही। इसलिए बर्बर लोगों को तीनों प्रांतों से खदेड़ दिया गया। यू ताई की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। उनके शानदार युद्ध कारनामों के लिए उन्हें बर्बर लोगों की सेना के संरक्षक की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा वे उन गिने चुने राष्ट्रीय संरक्षकों में से एक बन गए थे जो जन्म से राजपरिवार से नहीं थे। एक दिन बहुत देर रात वू प्रांत के जिंघे शहर में, जिंघे शहर कई हजार वर्ग फुट में फैला हुआ था। इसकी घुमावदार दीवारें दूर से जमीन पर दुबके हुए किसी विशालकाय अजगर जैसी दिखती थीं। यह एक चौकोर आकार का ढांचा बनाती थी जो पूरे शहर को घेरे हुए था। यह वू प्रांत और बर्बर लोगों के जंगल की साझा सीमा पर स्थित था। ये दाकवी साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सीमांत किलेनुमा शहर की मजबूती से रक्षा करता था। जिंघे शहर की भौगोलिक स्थिति काफी अनुकूल थी। एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ नदी थी। उत्तरी शहर की दीवारों के बाहर एक हरी भरी पर्वत श्रृंखला थी। यह कोई ऊंची पर्वत श्रृंखला नहीं थी, हालांकि ये कई हजार किलोमीटर तक फैली हुई थी। इस तथाकथित वू प्रांत के प्रवेश द्वार को क्यूई पर्वत श्रृंखला कहा जाता था। दक्षिणी शहर की दीवारों के बाहर लूमिया नदी नाम की एक विशाल नदी बहती थी। ये नदी अविश्वसनीय रूप से तेज गति से बहती थी। ये नदी साल भर चलने वाली अंतहीन हवाओं और लहरों के लिए जानी जाती थी। इसके अलावा इसके अंदर अनगिनत जलमग्न चट्टानें थीं। इसलिए एक अनुभवी मछुआरा भी नदी के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। और ये जंगली मछुआरे तैरने में भी माहिर नहीं थे। इसके अलावा शहर में हर समय 1 लाख कुलीन सैनिक तैनात रहते थे। इन कारणों से जिंघे शहर एक अत्यंत शक्तिशाली किला बन गया था। इसलिए इस पर आक्रमण करना काफी कठिन था। इसलिए कई बर्बर लोग 100 से भी ज्यादा वर्षों से इस शहर के प्रति द्वेष रखते आ रहे थे। वू प्रांत 3 दुर्ग प्रांतों के बीच में स्थित था। इसलिए जब तक वू प्रांत सुरक्षित था, दाकवी की सैन्य शक्तियां अन्य 2 प्रांतों फू और रुई को आसानी से सहायता प्रदान कर सकती थीं। इसलिए बर्बर लोग फू या रुई प्रांतों के शहरों में जबरदस्ती घुसने की हिम्मत कभी नहीं कर पाते थे। जिंघे शहर दाकवी साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। इसलिए ये बर्बर लोगों के लिए आंखों में खटकने वाली चीज बन गया था। यू ताई, बर्बर लोगों की सेना के संरक्षक, ने राज्य सरकार के कार्यालयों और सशस्त्र बलों की स्थापना के लिए जिंघे शहर को चुना था। उन्होंने शहर में रात के समय कर्फ्यू भी लागू कर दिया था। इसलिए इस मुश्किल घड़ी में सभी सड़कें शांत थीं, गश्ती दलों की कुछ टुकड़ियों को छोड़कर। बहरहाल रात के अंधेरे में कुछ अजीब हुआ। एक साधारण सराय का पिछला दरवाजा चरमराकर खुला। काले कपड़े पहने 10 अजीब से दिखने वाले व्यक्ति एक एक करके सराय से बाहर निकले। वे मुड़े और चुपचाप शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ गए। वे सड़कों से परिचित लग रहे थे। वे उन गलियों में चल रहे थे जहां कम लोग आते जाते थे। उसी समय शहर के एक इलाके में एक गश्ती दल एक दुकान के पास से गुजरा। फिर दुकान का दरवाजा चुपचाप खोला गया। उसके बाद कई मानव आकृतियां दुकान से बाहर निकलीं और पास की एक छोटी सी गली में गायब हो गईं। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में एक आम आदमी के आंगन का दरवाजा खुला। तभी 7-8 लोगों की आकृतियां उभरीं और अंधेरी रात में गायब हो गईं। अध्याय 105 रात्रि छापा। शहर के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह की घटनाएं घटीं। ये रहस्यमयी परछाइयां अंधेरे आसमान के नीचे एक काली धारा की तरह दिख रही थीं जब वे आबाद गलियों से गुजरते हुए शहर के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ रही थीं। हालांकि वे पूरे रास्ते गश्त कर रही टुकड़ियों से बचती रहीं। जिंघे शहर के पश्चिमी भाग में स्थित इमारतें अव्यवस्थित और जर्जर थीं। वे अव्यवस्थित और अस्त व्यस्त छवि प्रस्तुत करती थीं। यह इलाका बर्बर आक्रमणों के लिए बेहद संवेदनशील था क्योंकि यह शहर के पश्चिमी द्वार से सटा हुआ था। इसलिए यह एक युद्ध प्रवण क्षेत्र था। दरअसल इस इलाके को कई वर्षों में कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया था। यू ताई के सत्ता में आने और बिखरते शहर को बचाने के बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ था। हालांकि इस इलाके में ज्यादातर बेसहारा लोग रहते थे, इसलिए यह इलाका झुग्गी झोपड़ियों में तब्दील हो चुका था। हालांकि इस झुग्गी बस्ती क्षेत्र में पिछले 100 वर्षों से शांति और आनंद का युग रहा है। हालांकि इसकी शांति भंग होने वाली थी। आधे घंटे बाद जीर्ण शीर्ण लकड़ी के घर के अंदर की हवा खून की तीखी गंध से भरी हुई थी। जमीन पर खून से लथपथ 6 लाशें पड़ी थीं। लेकिन सबसे भयावह दृश्य एक 30 साल की महिला की लाश थी। वह उन 6 लोगों में से एक थी जो मर गए थे। उसके गले में एक छेद था, वह अंगूठे जितना बड़ा था। उसके दाहिने हाथ में एक 2-3 साल के बच्चे का हाथ था। वह लड़का भी मर चुका था। उसके गले में भी वैसा ही छेद था। जिस आदमी ने उन्हें मारा था वह निर्दयी लग रहा था। वह इस तरह से लोगों को मारने में भी माहिर लग रहा था। उसने इन लोगों पर ऐसा वार किया था कि उन्हें मदद के लिए पुकारने का भी एक पल नहीं मिला। खून से लथपथ उस कुंड के पास 7-8 लोग जमा थे। वे एक अधेड़ उम्र के आदमी को घेरे खड़े थे। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था। सबके चेहरों पर एक गरिमामय भाव था, मानो वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। अचानक एक व्यक्ति की आकृति प्रवेश द्वार से अंदर आई। एक दुबला पतला सांवला युवक लकड़ी के घर में दाखिल हुआ। भगवान जियाओ, हमारे योद्धा शहर में इकट्ठा हो गए हैं। रास्ते में आम लोगों के घरों की सफाई कर दी गई है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सांवले युवक की बात सुनकर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने जीभ निकाली और अपने सूखते होंठों को चाटा। समय लगभग आ गया है।
रवाना होने का आदेश भेजो। आसपास के घरों से लगभग 300 आकृतियां निकलीं और पानी की धारा की तरह एक जगह पर एकत्रित हो गईं। फिर वे शहर के पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ने लगीं। सबके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। वे लड़ने के लिए इतने उत्सुक लग रहे थे कि उनकी आंखें लाल हो गई थीं। ये लोग इंसानों जैसे ही दिखते थे, हालांकि ये बर्बर थे। ये बर्बर लोग लंबे समय से अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मानव स्त्रियों को पकड़कर उनका बलात्कार करते रहे थे। इसलिए ये मानव जैसे दिखने वाले बर्बर लोग मानव स्त्रियों की संतान थे। पिछले 10 सालों में इन बर्बर लोगों को इंसानों पर घात लगाने के लिए बार बार शहर में भेजा गया था। बर्बर लोग अपनी वंशावली को सम्मान का प्रतीक मानते थे। इसके अलावा वे मानव जाति को गुलाम और पालतू जानवर मानते थे। यहाँ तक कि कुछ बर्बर जनजातियां तो इंसानों को खाना भी पसंद करती थीं। इंसान जैसे दिखने वाले इन बर्बर लोगों को बचपन से ही गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वे आधे इंसान थे। हालांकि वे बर्बर लोगों से ज्यादा इंसानों से नफरत करते थे। इसलिए जब उन्होंने बस्ती के निवासियों का कत्लेआम किया तो उन्होंने जरा भी दया नहीं दिखाई। जिंग ये शहर की पश्चिमी दीवार के साथ एक ऊंचा टावर था। ये कई दर्जन फीट ऊंचा था। इसमें 100 से ज्यादा सैनिक रह सकते थे। ये सैनिक 24 घंटे बारी बारी से तैनात रहते थे। इस मीनार में 2 सिपाही तैनात थे। उनके हाथों में लंबे भाले थे। शहर के बाहर पहरा देते हुए वे उबे हुए लग रहे थे। लेकिन तभी उन्होंने कुछ भयावह चीज देखी। अचानक शहर की दीवार के नीचे का अंधेरा एक चमकती मशाल से भंग हो गया। फिर रोशनी फैलती हुई कई किलोमीटर तक फैल गई। अंततः पूरा इलाका आग के समुद्र से भर गया। रोशनी धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ी और शहर की दीवारों को रोशन कर दिया। जल्द ही पूरी शहर की दीवार दिन के उजाले जैसी जगमगा उठी। प्रकाश के असीम सागर के बीच कई बर्बर योद्धा दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर बालों से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जानवरों की खालें पहन रखी हों। उनके एक हाथ में अजीबोगरीब हथियार और दूसरे हाथ में विशाल ढालें थीं। उनमें से हर एक लगभग 10 फुट लंबा था। वे जंगली जानवरों जैसे मजबूत लग रहे थे। उनमें से कई की खुली त्वचा के अलग अलग हिस्सों पर अजीबोगरीब टैटू बने हुए थे। उन सभी में एक बात समान थी, उनकी आंखें हत्या की इच्छा से जल रही थीं। टकराना, एक जोरदार विस्फोट से पृथ्वी हिल गई। कई बर्बर योद्धाओं ने एक युद्ध दल बनाया और शहर की दीवार की ओर तेजी से बढ़े। ऐसा लग रहा था जैसे आग के समुद्र में एक भयानक और विशाल लहर तेजी से उमड़ पड़ी हो। वे जिंग ये शहर की ओर एक उग्र समुद्री लहर की तरह दौड़े। कई बर्बर योद्धा हाथों में ढाले लिए हुए थे। बड़ी संख्या में घेराबंदी करने वाले सैनिक उनके पीछे पीछे चढ़ाई की सीढ़ियां लेकर दौड़े। उनके पीछे असंख्य बर्बर तीरंदाजा चल रहे थे। वो रात्रि का आकाश तुरही की तेज और कर्कश ध्वनि से गूंज उठा। कई मानव सैनिक मीनार से बाहर निकलकर शहर की दीवार पर तैनात हो गए। ये दीवार दर्जनों किलोमीटर चौड़ी थी। फिर उन्होंने अपने धनुष बाण 45 डिग्री के कोण पर उठाए। तीरों के सिरों से बर्फीली रोशनी की किरणें निकल रही थीं। अचानक बर्बर लोगों ने शहर की दीवार पर कई ठंडी और चमकदार रोशनियां दिखाईं। वे एक विशाल अजगर जैसी दिख रही थीं। इस अजगर के शल्क उल्टे लग रहे थे। भनभनाहट, एक बहरा कर देने वाली आवाज सुनाई दी। शहर की दीवार से कई तीर भिनभिनाते हुए छोड़े गए। ये तीर हवा में नाचती सैकड़ों टिड्डियों जैसे लग रहे थे। पूरा आकाश इन तीरों से ढक गया था। उनकी उपस्थिति से आकाश अंधेरा हो गया था। शोकपूर्ण विलाप की ध्वनि हवा में फैल गई। इन तीरों के कुछ ही चक्रों ने कई बर्बर सैनिकों को उनके स्थान पर ही गिरा दिया था। हालांकि बर्बर लोगों पर इन हताहतों का कोई असर नहीं हुआ, बल्कि खून की गंध से वे भड़क उठे। वे जंगली जानवरों की तरह जोर जोर से दहाड़ने लगे। उनकी भयानक चीखें दिल दहला देने वाली थीं। बर्बर लोगों ने जल्द ही अपने हजारों सैनिकों को खो दिया। आखिरकार वे शहर की दीवार के नीचे उमड़ते ज्वार की तरह जमा होने लगे। दीवार पर चढ़ने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां खड़ी कर दी गईं। फिर कई बर्बर योद्धा तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने लगे। उन्होंने अपने हथियार अपनी पीठ पर उठा रखे थे। उनमें से कुछ टोटेम योद्धा थे। वे किसी आत्मा वानर की तरह फुर्तीले थे। उन्होंने चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा भी नहीं लिया। वे कुछ ही लहराती चालों से दीवार के ऊपर पहुंच गए। हालांकि उनकी संख्या सीमित थी, केवल लगभग 100 टोटेम योद्धा थे। हालांकि दीवार पर अनगिनत मानव सैनिक और एक सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इसलिए अगर मानव सैनिक उन पर चारों ओर से हमला करते तो टोटेम योद्धा बच नहीं पाते। ऊपर पहुंचते ही उन्हें गोली मार दी जाती, यानी अगर वे दीवार पर चढ़ते समय ही नहीं मारे गए होते। पहरेदार सैनिकों का ध्यान दीवार के बाहर दुश्मनों पर था, लेकिन 300 बर्बर सैनिकों का एक दल शहर के अंदर से पश्चिमी द्वार की ओर बढ़ रहा था। कौन है वो? वहीं रुक जा। पहरे पर तैनात अधिकारी ने अपना चांदी का भाला लहराया और कठोर स्वर में चिल्लाया। उसके पीछे सैकड़ों सैनिक खड़े थे। ये शब्द सुनते ही वे मुड़े और युद्ध दल बना लिया। वे दूर धुंधली जगह को घूर रहे थे। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसके बाद ठंडी रोशनी की एक किरण निकली। ये ठंडी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। एक करुण चीख निकली। कई पहरेदार सैनिक भालों से मारे गए और उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई ढाल नहीं थी। दुश्मन का हमला। नियुक्त सैन्य अधिकारी एक मध्यम श्रेणी का योद्धा हो तियान था। वह पश्चिमी द्वार की सुरक्षा का प्रभारी था। उसने अपना भाला हवा में जोर से लहराया। भाला उसके शरीर के सामने एक ढाल बन गया और उस पर छोड़े गए भालों को पीछे धकेलने लगा। उसका शरीर क्रोध से कांपने लगा। उसकी कान फाड़ देने वाली चीख ने मानो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया हो। अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी फौजी अफसर के सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक भयावह भाव था। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। तभी कुछ अजीब घटना घटी। अचानक अधेड़ उम्र के आदमी की हथेली बड़ी और मोटी हो गई।
फिर उस पर घने भूरे बाल आ गए। उसकी हथेली जल्द ही एक विशाल भालू के पंजे में बदल गई। उसने उसे जोर से हिलाया। धमाका, एक तेज आवाज सुनाई दी। उसकी बांह से एक अमानवीय शक्ति फूटी और अफसर की हथेली पर लगी। इस प्रहार से अफसर का चांदी का भाला 2 बराबर हिस्सों में बंट गया। अब शहर का द्वार आसानी से हमले के लिए खुल गया था। अधेड़ उम्र के आदमी ने अधिकारी के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसे एक और पंजा मारा। उसका पंजा किसी भारी धातु के गदा की तरह अधिकारी की छाती पर पड़ा। अधिकारी हवा में उड़ गया जैसे उसकी छाती पर अविश्वसनीय जोर से चोट लगी हो। अधिकारी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। तभी 6 या 7 आकृतियां उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे से निकलीं और गेट के अंदर गायब हो गईं। ये लोग टोटेम योद्धा थे। उनके पीछे 300 बर्बर सैनिक थे। बचे हुए मानव सैनिक अंततः नष्ट हो गए। शहर की दीवार पर तैनात कुछ सैनिक इस हंगामे से वाकिफ हो चुके थे। अनगिनत मानव सैनिकों के मारे जाने के बाद कई गश्ती दल अतिरिक्त बल के रूप में वहां पहुंचे। जमीन पर घोड़ों के खुरों की कान फाड़ देने वाली आवाज हवा में गूंज रही थी। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने इस स्थिति का अंदाजा लगा लिया था। जैसे ही उसने हाथ उठाया, आधे बर्बर योद्धाओं ने आगे बढ़ रही सेना को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर दी, जबकि बाकी आधे शहर के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। खून जमा देने वाली चीखों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मानव सैनिकों की संख्या बर्बर लोगों से कहीं ज्यादा थी, इसलिए बर्बर लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ी। यहाँ तक कि टोटेम योद्धा भी इससे अछूते नहीं रहे। फिर भी उन्होंने निडरता से नगर के द्वार की रक्षा की। आखिरकार उन्होंने उस पर कब्जा करने के लिए बहुत कठिन संघर्ष किया था। तभी कुछ भयानक घटना घटी। इससे मानव सैनिकों की रूह कांप उठी। पश्चिमी शहर का द्वार बीच बीच में गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अंदर की ओर खुल गया। बर्बर सेना ज्वार की लहर की तरह द्वार के अंदर घुस आई। फिर हजारों कुलीन घुड़सवार बर्बर पक्ष से निकलकर तूफान की तरह चौड़े द्वार में घुस आए। उन्होंने फाटक के पास तैनात सभी सैनिक टुकड़ियों को मार डाला। फिर वे कई टुकड़ियां बनाकर शहर के अंदर फैल गए। बचे हुए बर्बर लोग अपने घोड़ों से उतर गए और शहर की दीवार पर चढ़कर लड़ने लगे। पूरा शहर अंततः अफरा तफरी में डूब गया। सैन्य तोपों की गड़गड़ाहट के बीच लगातार चीख पुकार और रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शहर भर में सैन्य शिविरों में उथल पुथल मचने के कारण लगातार शोरगुल की आवाजें आ रही थीं। पश्चिमी शहर के द्वार और महान राष्ट्रीय संरक्षक के निवास को जोड़ने वाली सड़क पर भी हमला किया गया। कई मीटर चौड़ी सड़क पर इंसानों, बर्बर लोगों और घोड़ों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। यह एक भयावह दृश्य था। मृत सैनिक अभी भी अपने कवच पहने हुए थे। उनकी लाशें बुरी हालत में थीं। वे बेहद डरावनी लग रही थीं। स्थानीय नागरिक आसानी से पहचान सकते थे कि ये लोग महान राष्ट्रीय संरक्षक के निजी रक्षक हैं। खून से सनी सड़क के बीचों बीच 5 लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वे बिना हिले खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कब से इंतजार कर रहे हों। उनमें से 4 असाधारण रूप से लंबे थे। वे एक 8 फुट लंबे बुजुर्ग व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे 4 वयस्क एक छोटे लड़के के चारों ओर इकट्ठे हुए हों। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सफेद चोगे के साथ मछली के शल्कों वाला कवच पहना हुआ था। उसके चोगे पर ड्रैगन की कड़ाई थी। वह उसके कंधे पर पड़ा था। उसके बाल चांदी जैसे थे और रंग सुर्ख था। उसने अपने हाथ में एक सुनहरी छड़ी पकड़ी हुई थी। वह लगभग इंसान के आकार की थी। उसका आकार अर्धचंद्र जैसा था। उसका वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा था। उसने ठंडी निगाहों से उन चारों आदमियों को घूरा, लेकिन वह चुप रहा। चारों आदमी उस पर हमला करने की जल्दी में नहीं लग रहे थे। पूर्व दिशा में खड़े आदमी के चेहरे पर एक काले मकड़ी का टैटू था। उसकी आंखें तीखी और ठंडी थीं। पश्चिम दिशा में एक बदसूरत चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसके माथे पर एक बड़ा लाल सारकोमा था, लगभग 1 उंगली के आकार का। बाकी 2 लोगों में एक नकाबपोश महिला थी जिसके बाएं कान में सोने की बड़ी बाली थी, और एक क्रूर दिखने वाला एक आंख वाला आदमी। वे क्रमशः उत्तर और दक्षिण दिशा में खड़े थे। ये चारों लोग बर्बर लोगों में सबसे दुर्जय टोटेम योद्धा लग रहे थे। उनके चारों ओर एक अत्यंत भयावह आभा थी। यह निश्चित था कि उन्हें जियान तियान स्तर के मानव योद्धाओं की शक्ति विरासत में मिली थी। अचानक पश्चिमी द्वार के आसपास की आग और तेज हो गई। फिर पूरे शहर में रुक रुक कर जोरदार चीखें गूंजने लगीं। बुजुर्ग ने मुड़कर अपने घोड़े की तरफ देखा। वह खून से लथपथ पड़ा था। उसके चांदी जैसे बाल हल्के से कांप रहे थे। फिर उसने गहरी सांस ली। अचानक उसकी सुनहरी छड़ी से तेज गुनगुनाहट की आवाज आने लगी। उसकी आंखें किसी तेज चाकू की तरह तीखी लग रही थीं। अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये भयानक आवाज आसपास के मनुष्यों और जंगली जानवरों दोनों ने सुनी। अध्याय 106 क्रमिक उथल पुथल। ये चौंकाने वाली खबर जल्द ही दाकवी साम्राज्य के प्रमुख स्थानों तक फैल गई। दाकवी साम्राज्य के 3 दुर्ग प्रांतों पर बर्बर लोगों ने एक के बाद एक तेजी से आक्रमण किया। इन प्रांतों के अधिकांश नगरों पर 3 दिनों के भीतर आक्रमण कर दिया गया और उन पर कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा बर्बर लोगों की सेना के संरक्षक यूताई का भी कोई अता पता नहीं था। यूताई ने दुर्गों की रक्षा के लिए 100 से ज्यादा वर्षों तक सेवा की थी, लेकिन वह लापता हो गया था। उसके निजी सैनिक 300 होतियान योद्धा पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। पूरा देश स्तब्ध रह गया। दाकवी राज्य के राजा ने इस मामले को बेहद गंभीर माना, इसलिए उन्होंने तुरंत अतिरिक्त सेनाएं भेजीं। उन्हें जल्द से जल्द तीनों दुर्गों तक पहुंचने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्होंने एक दूत भेजकर 3 बड़े संप्रदायों के प्रमुखों को बर्बर आक्रमण की खबर भेजी।
यान साम्राज्य में काला दानव संप्रदाय। काले दानव संप्रदाय की 13 पर्वत चोटियां अडिग खड़ी थीं। हर चोटी दूसरी से ऊंची और ज्यादा खतरनाक थी। तीसरी पर्वत चोटी ऊंची और सीधी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आसमान की ओर उठ रही हो। पहाड़ के ऊपरी आधे हिस्से के किनारे या कोने दिखाई नहीं दे रहे थे। हालांकि 13वीं पर्वत चोटी बिल्कुल अलग थी। ये कभी अपनी चहल पहल के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वहां किसी इंसान की परछाई तक नहीं दिखती थी। इस पर्वत चोटी पर एक भी इमारत नहीं थी। चोटी पर एक उदास काला हॉल अकेला खड़ा था। एक उदास और ठंडा सा एहसास दे रहा था। हॉल के अंदर एक मंद रोशनी थी। उसके अलावा बस खालीपन और अकेलेपन का एहसास था। हॉल के बीचों बीच एक आदमी पालथी मारकर बैठा था। उसने सुनहरे किनारों वाला काला चोगा पहना हुआ था। उसकी भौहें तीखी थीं, तलवारों जैसी तेज। उसके शरीर से प्रकाश की काली किरणें निकल रही थीं। ये काली किरणें एक बिंदु पर घनीभूत हो रही थीं, काली लौ के सार की तरह। काली लौ लगभग 10 फुट ऊंची थी। उसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। अचानक उस आदमी की कलाई का कंगन चमक उठा। उससे एक हल्की सी काली रोशनी का घेरा निकलने लगा। कुछ छोटे छोटे जादू के पात्र उस रोशनी के घेरे में हिलने डुलने लगे, किसी कमजोर मक्खी की तरह। वे कुछ देर इधर उधर उछलते रहे। फिर उन्होंने एक छोटा सा गोलाकार जादू का रूप ले लिया। जादुई घेरे के भीतर का शून्य चमक उठा और हथेली के आकार का एक काला जेड स्लिप हवा में प्रकट हो गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने आंखें खोलीं। उसने हाथ बढ़ाकर काले जेड रंग की पर्ची पकड़ ली। फिर उसे अपने माथे से लगा लिया। जैसे ही काली रोशनी की परत छटी, उसकी भौहें ऊपर की ओर उठ गईं। फिर वह उठा और हॉल से बाहर चला गया। उसी समय बगल की पहाड़ी चोटी पर एक हॉल खुला। लंबी काली दाढ़ी और कठोर चेहरे वाले एक अधेड़ उम्र के आदमी हॉल से बाहर निकले। उनके हाथ में भी वैसी ही एक काली जेड की पर्ची थी। पहली पर्वत चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वह धुंध के बादलों में खो गई हो। हड्डियां कंपा देने वाली हवाएं साल भर सीटी बजाती रहती थीं। इस विशाल श्वेतता के मध्य एक भव्य काला महल स्थित था। वह मंत्रमुग्ध कर देने वाला लग रहा था। महल गहरे काले क्रिस्टल पत्थर से बना था। पत्थर रात के आसमान जितना काला था। महल 3 परतों में बटा हुआ था। नीचे से ऊपर की ओर खींचने पर हर परत छोटी होती जाती थी और अंततः एक शिखर बन जाती थी। इस महल की तीसरी परत के ऊपर एक विशाल गोला लगातार घूम रहा था। उससे लगातार काली प्रकाश किरणें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर काली आग का एक विशाल गोला जल रहा हो। इससे महल में एक रहस्यमयी आभा फैल गई थी। महल की पहली मंजिल पर एक सभा कक्ष था। कक्ष के दोनों ओर 20 कुर्सियां रखी थीं। इन कुर्सियों पर लोग बैठे थे, बीच में रखी गई मुख्य कुर्सी को छोड़कर। जो लोग इन कुर्सियों पर बैठने के योग्य थे वे या तो संप्रदाय के स्वामी थे या पर्वत शिखरों के स्वामी या महान बुजुर्ग थे। शी म्यू ने कुछ लोगों से मुलाकात की जो इस सभा का हिस्सा थे। टाइगर बोन, निंग पिंग और जिन शियाओ चाई। सभा भवन में काले दानव संप्रदाय के सभी महापुरुष उपस्थित थे। सबके चेहरे पर अलग अलग भाव थे। वे लगातार हॉल के दरवाजे की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। सम्मान स्थान के दोनों ओर 2 अधेड़ उम्र के पुरुष बैठे थे। उनमें से एक मास्टर जी थे। शी म्यू की उनसे मुलाकात जादू के हॉल में हुई थी जब वे जादूगर प्रैक्टिशनर के रूप में पंजीकृत थे। दूसरा बैंगनी वस्त्र पहने एक आदमी था। उसका वस्त्र मोटे मोटे जादुई अक्षरों और आकृतियों से ढका हुआ था। उनसे हल्की जादुई शक्तियों की लहरें निकल रही थीं। उसने अपने दाहिने अंगूठे में एक बड़ी नीली जेड की अंगूठी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक बैंगनी जादू की छड़ी भी थी। वह छड़ी किसी अज्ञात पदार्थ से बनी थी। जादू की छड़ी के ऊपर एक बैंगनी क्रिस्टल जड़ा हुआ था। उससे अक्सर बैंगनी रंग की विद्युत प्रकाश निकलता रहता था। उस आदमी की भौहें तीखी और पुतलियां सुनहरी थीं। वह 30 साल का लग रहा था। उसकी कनपटियां थोड़ी सफेद हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने जीवन के किसी बदलाव के दौर से गुजर रहा हो। हॉल में मौजूद लोग स्पष्ट रूप से 2 समूहों में बटे हुए लग रहे थे, जिनके नेता 2 व्यक्ति थे। दोनों पक्षों के बीच एक शत्रुतापूर्ण माहौल महसूस किया जा सकता था। अचानक एक व्यक्ति की परछाई दरवाजे से अंदर आई। वह काले कपड़े पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह बुजुर्ग व्यक्ति दुबला पतला और नाटा था। उसके चेहरे के भाव सिकुड़े हुए लग रहे थे। उसके काले वस्त्र पर कोई सजावटी डिजाइन नहीं था। वह सादा और सादा लग रहा था। उसके चारों ओर एक शांत आभा थी। उसमें ऐसा कोई खास लक्षण नहीं था जिससे वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसा लगे। हालांकि जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुए, सभी लोग श्रद्धा से खड़े हो गए। प्रमुख संत गुओ झांग, सभी ने झुककर उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया। मौजूदा हालात बहुत नाजुक हैं, इसलिए आप लोगों को सामान्य शिष्टाचार से चिपके रहने की जरूरत नहीं है। बैठ जाइए, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हल्के से कहा। फिर वह मुख्य सीट पर बैठ गया। सब लोग आज्ञा मानकर बैठ गए। बर्बर जाति ने हम पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया है। उन्होंने थोड़े ही समय में दाक्वी साम्राज्य के 3 दुर्ग प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। यू ताई का ठिकाना अनिश्चित है। स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बदतर है। सब कुछ किसी अनहोनी की ओर इशारा करता दिख रहा है। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सीधे मुख्य मुद्दे पर बात की। उसने एक पल के लिए भी बात को घुमा फिरा कर नहीं बताया। सब लोग एक दूसरे की ओर देखते रहे, लेकिन कोई बोला नहीं। युवा जी, आप संचारी जादू मंत्र के प्रभारी हैं, जो हमारे संप्रदाय को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। तो क्या आपके पास कोई अपडेट है? युद्ध की वर्तमान स्थिति क्या है? दाक्वी साम्राज्य के अन्य संप्रदायों ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जीजिंग नानजी की ओर नजर घुमाई और पूछा। महान प्रमुख संत, हमारे संप्रदाय के कई जासूसों को तीनों दुर्ग प्रांतों में अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया है।
फिर भी मेरे पास अभी कोई खास खबर नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि दाकवी साम्राज्य के 3 बड़े संप्रदायों ने कई शिष्यों को दुर्गों में भेजा है। दाकवी साम्राज्य ने 3 लाख सैनिक भी भेजे हैं। उन्हें 3 समूहों में विभाजित किया गया है। इन समूहों को तीनों दुर्ग प्रांतों की सुरक्षा के लिए अलग अलग भेजा गया है। जी जिंग नानजी ने अपनी पीठ सीधी की और दोनों हाथों को श्रद्धापूर्वक जोड़कर उत्तर दिया, मैंने दाकवी साम्राज्य के तीनों संप्रदायों से संपर्क कर लिया है। अगर उन्हें कोई प्रासंगिक जानकारी मिलती है तो वे हमें संदेश भेजेंगे। जी जिंग नानजी ने कुछ देर रुककर कहा, वरिष्ठ भाई जी, वर्तमान स्थिति अत्यंत अपमानजनक और चिंताजनक है। आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर अन्य संप्रदायों के साथ अकेले कैसे चर्चा कर सकते हैं? आपको प्रमुख संत और महान पुरखों से परामर्श करना चाहिए था। तभी आपको वांछित कदम उठाना चाहिए था। मुझे लगता है कि आपने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है और जल्दबाजी में निर्णय लिया है। तीखी भौहों वाले व्यक्ति ने अपनी असहमति व्यक्त की। ये स्थिति बेहद गंभीर है, इसलिए मैंने खुद ही यह कदम उठाया। मैंने सचमुच अपने अधिकार का अतिक्रमण किया है। मैं प्रधान संत से दंड पाने के लिए तैयार हूँ। मास्टर जी का चेहरा नहीं बदला। उन्होंने काले वस्त्रधारी बुजुर्ग को प्रणाम किया और बोले, कोई नुकसान नहीं हुआ। मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है। मुझे नहीं लगता कि यंग जी ने कुछ भी अनुचित किया है। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। मास्टर जी ने सिर हिलाया और अपना आभार व्यक्त किया। तीखी भौहों वाले उस आदमी की आंखों में एक शरारत भरी चमक दौड़ गई। उसने घुरघुराहट की पर कुछ कहा नहीं। जहाँ तक मुझे पता है, बर्बर लोगों ने यह आक्रमण बड़े पैमाने पर किया है। उन्होंने काफी तेजी से कार्रवाई की है। पिछले 100 सालों में उनकी तरफ से ऐसी कार्रवाई नहीं देखी गई। उनके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। आप लोग हमारे संप्रदाय की रीढ़ हैं, इसलिए मैं इस मामले में आपकी राय जानना चाहता हूँ। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने लोगों की ओर देखा और पूछा, महान प्रमुख संत, तीनों राज्यों के 7 संप्रदाय पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुके हैं। इसके अनुसार यदि बर्बर लोग तीनों राज्यों के किसी भी हिस्से पर आक्रमण करते हैं तो सभी 7 संप्रदायों को एकजुट होना होगा। मेरी राय में हमें जल्द से जल्द अन्य संप्रदायों के प्रमुख संतों से मिलना चाहिए, ताकि सभी 7 संप्रदायों की केंद्रित शक्ति दाकवी साम्राज्य की ओर बढ़ सके। तब हम इस आक्रमण को विफल करने में सफल हो सकते हैं। जी जिंग नानजी ने जोरदार स्वर में कहा। 7-8 लोगों ने भी अपनी सहमति जताई। वे या तो पहाड़ी यजमान थे या संप्रदाय के बुजुर्ग। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख संत ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जी जिंग नानजी के दृष्टिकोण को मंजूरी दे दी है। प्रमुख संत, 7 बड़े संप्रदायों के बीच सहमति के बावजूद मुझे लगता है कि हमें दाकवी साम्राज्य में अतिरिक्त सेना नहीं भेजनी चाहिए। तीखी भौहों वाला आदमी बोला। हॉल में मौजूद लोगों ने जैसे ही ये शब्द सुने, उनकी ओर तिरछी निगाहों से देखना शुरू कर दिया। जी जिंग नानजी का चेहरा उदास हो गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि प्रधान संत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। युवा फैंग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम अपनी बात कह सकते हो और विस्तार से बता सकते हो। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। जैसा कि महान प्रमुख संत ने कहा है, बर्बर लोगों के आक्रमण का उद्देश्य अभी भी अज्ञात है। इसलिए हो सकता है कि वे और अधिक संसाधन और लोगों को छीनने की कोशिश कर रहे हों। मेरा मतलब यह नहीं है कि हमें अपना समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन हमें शांत रहकर थोड़ी देर और देखना चाहिए। दाची साम्राज्य के 3 बड़े संप्रदायों को फिलहाल बर्बर लोगों से निपटने दें। इस बीच हम स्थिति का आकलन करने की कोशिश कर सकते हैं। तीखी भौहों और सुनहरी पुतलियों वाले व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। महान प्रमुख संत को 5 साल पहले घटी घटना याद होगी। बर्बर लोगों ने हमारे यान साम्राज्य के शानक्यू प्रांत पर आक्रमण किया था। उन्होंने कुछ ही दिनों में कई शहरों का सफाया कर दिया था। फिर हमने, काले दानव संप्रदाय ने, उन्हें अपने क्षेत्र से मिटाने के लिए पवन और अग्नि संप्रदाय के साथ गठबंधन किया था। लेकिन दाकवी साम्राज्य के तीनों संप्रदायों ने हमारा समर्थन करने के लिए ज्यादा लोग नहीं भेजे थे। स्वर्ण शिष्य पुरुष ने ठंडे स्वर में कहा। ये सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। कई लोगों ने उनके समर्थन में सिर हिलाया। प्रधान संत ने अपनी कुर्सी के हैंडल पर कुछ बार उंगलियां फेरी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे भी स्वर्ण शिष्य पुरुष के दृष्टिकोण से सहमत थे। प्रधान संत, वह एक छोटा सा कबीलाई आक्रमण था। इसके अलावा हम दोनों संप्रदाय बिना किसी कठिनाई के उन्हें कुचलने में सक्षम थे। लेकिन वर्तमान आक्रमण बिल्कुल अलग है। इसकी तुलना 5 साल पहले हुए आक्रमण से नहीं की जा सकती। बर्बर लोगों ने इस बार बहुत ही चतुराई और शक्ति से अपना आक्रमण शुरू किया है। हो सकता है उन्होंने पहले से ही पूरे हमले की योजना बना ली हो, वरना वे एक रात में जिंग शहर पर कब्जा नहीं कर पाते। अगर हम 7 संप्रदाय ऐसे रोमांचक क्षण में एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे तो हमें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हम बर्बर लोगों से बुरी तरह हार भी सकते हैं। तब हमारे लिए पश्चाताप करने में बहुत देर हो जाएगी। जी जिंग नानजी का चेहरा बदल गया। वह खड़ा हुआ और अपनी राय रखी। इस प्रभावशाली भाषण को सुनकर तीखी भौहों वाला व्यक्ति भी अपनी बात कहने के लिए खड़ा हो गया। काले दानव संप्रदाय के कुलीन वर्ग 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट का नेतृत्व जी जिंग नानजी कर रहा था और दूसरे का तीखी भौहों वाला फैन कोंगजी। जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ी, दोनों पक्षों में मतभेद और दुश्मनी बढ़ने लगी। संप्रदाय में उनकी प्रतिद्वंद्विता जगजाहिर की। ठीक है, इस समय तुम दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। चलो सुनते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। प्रधान संत ने हाथ हिलाकर कहा। जी जिंग नानजी और फैन कोंगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा और नाक भान सिकोड़ी। फिर वे अपनी सीटों पर लौट गए। अचानक हॉल के बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी।
काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुआ। वह चिंतित लग रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, एक बुरी खबर है। काले कछुआ संप्रदाय, उजली अग्नि संप्रदाय और तियानयिन संप्रदाय के गोंगसुन यू के साथ एक दुर्घटना हुई है। क्या बात है? धीरे बोलो। प्रधान संत चौंक गए। वे खड़े हुए और बोले। अन्य लोग भी स्तब्ध रह गए। महाराज, आदरणीय अग्रजों और सर्वोच्च यजमानों, मुझे अभी अभी एक संदेश मिला है। बर्बर जाति के सबसे शक्तिशाली योद्धा मंगशांग ने एल्डर हुओ याओ की उस समय हत्या कर दी जब वे अपने संप्रदाय के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में अभ्यास कर रहे थे। उसी दिन एल्डर गोंगसुन यू पर पृथ्वी श्रेणी के कई दुर्जेय बर्बर योद्धाओं ने घात लगाकर हमला किया जब वे अपने संप्रदाय से बाहर टहलने निकले थे। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे अपने संप्रदाय में लौटने में सफल रहे। उनकी चोटें गंभीर हैं। हो सकता है कि वे लंबे समय तक ठीक न हो पाएं। उस व्यक्ति ने कांपती आवाज में कहा। ये सुनकर लोग अचंभित और भयभीत हो गए। काले दानव संप्रदाय के प्रमुख संत का रंग बदल गया। वह धीरे से बैठ गए। क्या ये सच है? जी जिंग नानजी ने ठंडी आवाज में पूछा। मुझे ये संदेश उन जासूसों से मिले हैं जिन्हें हमने काले कछुए संप्रदाय और तियानयिन संप्रदाय में लगाया था। उन्होंने ये संदेश एक ही समय पर भेजे थे, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक पल की हिचकिचाहट के बाद उत्तर दिया। प्रधान संत ने हाथ हिलाकर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को हॉल से बाहर जाने का संकेत दिया। सबके चेहरे के भाव बेढंगे हो गए थे। फेंग कोंगजी का समर्थन करने वाले लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई थी। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उभर आए थे। अध्याय 107। पहली बार जादुई घेरा बनाना। महान प्रमुख संत, वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि बर्बर जाति कोई बड़ी योजना बना रही है। अगर हम जल्द ही तैयार नहीं हुए तो शायद। जी जिंग नानजी जल्दी से बोली। प्रधान संत ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। मंगशांग बर्बर जाति का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। उसने दशकों पहले पृथ्वी स्तर का मध्य चरण प्राप्त किया था, लेकिन हुओ याओ भी एक अत्यंत दुर्जेय योद्धा था। वह पृथ्वी स्तर के प्राथमिक चरण में था। मंगशांग ने काले कछुआ संप्रदाय के सुरक्षित प्रवेश द्वार को भेदने और हुओ याओ को मारने का साहस किया। ये दर्शाता है कि जब से हमने उसे आखिरी बार देखा था तब से मंगशांग की साधना उन्नत हुई है, और मुझे लगता है कि इसका बर्बर लोगों के बड़े पैमाने पर आक्रमण से कुछ लेना देना हो सकता है। हम जानते हैं कि उन्होंने ये हमला पिछले हमलों से अलग स्तर पर किया है। दाईं ओर बैठा एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति बोला। उसने बाघ का मुखौटा पहना हुआ था। वह कोई और नहीं बल्कि टाइगर बोन था। ये शब्द सबने सुने, लेकिन कोई बोला नहीं। महान प्रमुख संत, मुझे लगता है कि यह मामला पृथ्वी स्तर के शक्तिशाली लोगों से जुड़ा है, इसलिए हमें महान चांग शियाओ को रिपोर्ट करनी चाहिए। हमें महामहिम को उचित निर्णय लेने देना चाहिए। फेंग कांगजी ने सुझाव दिया। वर्तमान स्थिति वास्तव में गंभीर है, इसलिए हमारे पास महामहिम को परेशान करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हमारे संप्रदाय की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और अधिक शिष्यों को भेजने का आदेश प्रेषित करें। साथ ही सभी को ये भी बता दें कि सभी शिष्यों को संप्रदाय छोड़ने की अनुमति नहीं है। संप्रदाय के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर लगी सभी मुहरों की जांच करें और उन्हें कस दें। ये सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि किसी भी बर्बर योद्धा को रोका जा सके जो चुपके से हमला करने की योजना बना रहा हो। काले वस्त्रधारी वृद्ध ने आदेश दिया। हाँ, सभी लोग खड़े होकर एक स्वर में उत्तर देने लगे। फिर वे सभा कक्ष से चले गए। जी जिंग नानजी और फेंग कोंगजी भी हॉल से बाहर निकल आए। उन्होंने भावशून्य चेहरों से एक दूसरे को देखा, फिर बिना कुछ बोले अलग हो गए। फेंग कोंगजी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। एक मोड़ पर पहुंचकर वह रुक गया और मुड़कर पहली पर्वत चोटी की ओर देखने लगा। उसे पहाड़ की चोटी की छाया में छिपा एक शांत और एकांत आंगन दिखाई दिया। वह काली धुंध की एक हल्की परत से ढका हुआ था। काले दानव संप्रदाय के महान बुजुर्ग इसी स्थान पर निवास करते थे। यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। केवल प्रमुख संत को ही यहाँ आने की अनुमति थी। यहाँ तक कि पर्वतीय यजमानों और संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों को भी इस स्थान के पास जाने की मनाही थी। फेंग कोंगजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसकी आकृति जल्द ही दूर चली गई। तभी पास के एक बड़े से पत्थर के पीछे से एक आकर्षक युवती बाहर निकली। वह जिन शियाओ चाई थी। वह कुछ देर तक फेंग कोंगजी की घटती हुई आकृति को देखती रही। उसकी खूबसूरत आंखें कई बार झपकीं और उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव उभर आया। एक छोटे से आंगन के बाहर, पहली पर्वत चोटी के पीछे, काले दानव संप्रदाय के प्रमुख संत ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर चले गए। धूसर दीवारों और हरी टाइलों वाला आंगन साधारण सा लग रहा था। ये संप्रदाय के दूसरे आंगन से अलग नहीं था। बस फर्क इतना था कि इस आंगन के बीचों बीच एक छोटी सी वेदी थी। वह 10 फीट ऊंची थी। वेदी के ऊपर काली लौ का एक टुकड़ा था। उससे लगातार जलने और चटकने की आवाज आ रही थी। आंगन की हवा अपेक्षाकृत घनी थी। शायद काली लौ की वजह से काले वस्त्र पहने बूढ़े पर इसका असर हुआ। उसकी सांस फूलने लगी। हालांकि वह इस जगह पर पहली बार नहीं आया था। वह जल्दी से वेदी पार करके महान बुजुर्ग के घर के दरवाजे के सामने पहुंचा। वह वेदी के पीछे था। मैं जोंग यान हूँ। मैं यहाँ महान बुजुर्ग से बात करने आया हूँ। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने दरवाजे की ओर झुककर सम्मानपूर्वक कहा। अंदर आइए। कमरे के अंदर से एक गरिमामयी आवाज सुनाई दी।
फिर कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रधान संत ने उसे धन्यवाद दिया और अंदर चले गए। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें कोई मेज, कुर्सी, पलंग, स्टूल या कोई अन्य सजावटी सामान या फर्नीचर नहीं था। कमरे की चारों दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। ये आकृतियां गहरे लाल रंग से बनी थीं। कुछ आकृतियां इंसानों जैसी थीं, तो कुछ जानवरों जैसी। कुल 8 आकृतियां थीं। प्रवेश द्वार से कमरा अंधेरा और डरावना दिखाई दे रहा था। कमरे के सबसे भीतरी भाग में एक विशाल काली मूर्ति रखी हुई थी। यह एक राजसी पुरुष की मूर्ति थी जिसने काला वस्त्र पहना हुआ था। उसके घुंघराले लाल बाल थे, जैसे धधकती लपटें। उसके चेहरे के भाव भयंकर थे। उसके सिर पर 2 सींग थे और उसके मुंह से 2 लंबे नुकीले दांत निकले हुए थे, मानो कोई राक्षस हो। उसके हाथ में एक लंबी मूठ वाला हथियार था, जो 3 दांतों वाले कांटे जैसा था। उसकी भुजाएं ऊपर उठी हुई थीं, मानो वह दुश्मन को काट डालने वाला हो। मूर्ति से एक भयावह आभा निकल रही थी। यह मूर्ति काले अग्निदेव की थी। काला दानव संप्रदाय उनकी पूजा करता था, लेकिन मूर्ति के सामने कोई पूजा की मेज या अगरबत्ती नहीं थी। यह मूर्ति एक साथ विचित्र और मनोरम लग रही थी। मूर्ति के सामने जमीन पर एक लंबा चौड़ा सा व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वह दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठा था। महान बुजुर्ग, प्रमुख संत के चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव प्रकट हुआ जब उन्होंने नर्म स्वर में कहा, क्या बात है? लंबे कद वाले व्यक्ति ने धीमी आवाज में पूछा। उसने पलटकर भी नहीं देखा। मुझे अभी अभी एक परेशान करने वाली खबर मिली है। प्रमुख संत ने पूरी घटना सुनाई, जैसे काले कछुए संप्रदाय के महान बुजुर्ग की हत्या, तियानयिन संप्रदाय के महान बुजुर्ग पर हमला वगैरह। हुओ याओ अपने संप्रदाय के निषिद्ध क्षेत्र में मारा गया था। जहां तक मुझे पता है, काले कछुए संप्रदाय के 5 प्रतिबंधित महल हैं। हर महल की सुरक्षा के लिए उसके बाहर एक अंधेरे नरक का महान सूत्र मौजूद है। ये सूत्र उस जगह की भूमिगत क्यूई से जुड़ा है, तो इस सूत्र की शक्ति का स्रोत धरती के अंदर गहराई में है। इसमें जरा भी दोष नहीं है। मंगशांग अंदर घुसने के लिए इसे पूरी ताकत से नष्ट कर देता। उसके पास इस विकल्प के अलावा घुसने का कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा लगता है कि उसने अपनी साधना में काफी प्रगति कर ली है। शायद वह पृथ्वी स्तर के अंतिम चरण तक भी पहुंच गया हो। हे, उसे वाकई एक अलौकिक प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त है। महान बुजुर्ग हंसे मानो खुद का मजाक उड़ा रहे हों। वह खड़े नहीं हुए। उन्होंने अपना सिर घुमाया और बोले। उसके लंबे काले बाल थे, वे उसके कंधों तक लटक रहे थे। उसकी त्वचा चिकनी लग रही थी, झुर्रियों का कोई नामोनिशान नहीं। वह 40 साल से ज्यादा का नहीं लग रहा था। वह प्रधान संत से काफी छोटा लग रहा था, हालांकि उनकी उम्र 300 वर्ष से अधिक थी। महान बुजुर्ग, हमें आपसे यह निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हमें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। प्रमुख संत ने धीरे से कहा, इस मोड़ पर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। बर्बर लोगों की असली ताकत ऐसी है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर दाक्वी साम्राज्य के 3 बड़े संप्रदायों का सफाया हो गया तो हमारा काला दानव संप्रदाय ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। जितनी जल्दी हो सके हमारे संप्रदाय के शिष्यों को इकट्ठा करो और उन्हें दाक्वी साम्राज्य की सहायता के लिए भेज दो। महान बुजुर्ग ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। हाँ, मंगशांग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया है, इसलिए पृथ्वी श्रेणी के अन्य बर्बर योद्धा भी अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। मुझे इस विषय पर अन्य संप्रदायों के पृथ्वी श्रेणी के योद्धाओं से चर्चा करनी होगी। जहाँ तक बर्बर सेनाओं और साधारण टोटेम योद्धाओं का प्रश्न है, मैं यह मामला आप पर छोड़ता हूँ। महान वृद्ध ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक कहा। प्रधान संत का चेहरा बदल गया, फिर भी उन्होंने आदेश का सम्मानपूर्वक पालन किया। काले कछुए संप्रदाय के महान बुजुर्ग की हत्या और तियानयिन संप्रदाय के महान बुजुर्ग के बुरी तरह घायल होने की खबर जल्द ही पूरी दुनिया में फैल गई। तीनों राज्य और 7 बड़े संप्रदाय हिल गए। हर कोई असुरक्षित महसूस करने लगा था। इस समय तक 7 संप्रदायों ने स्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह समझ लिया था, इसलिए उन्होंने एक संघ बनाने के लिए आपस में बातचीत शुरू कर दी। उनका उद्देश्य बर्बर लोगों के आक्रमण को विफल करने के लिए मिलकर काम करना था। काले दानव संप्रदाय के उच्च स्तरीय नेताओं ने बर्बर लोगों के आक्रमण की बात सार्वजनिक रूप से घोषित न करने का निर्णय लिया। फिर भी कुछ वरिष्ठ और कनिष्ठ शिष्यों ने विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त की। वे वर्तमान स्थिति की गंभीरता और अपने प्रबल शत्रु के बारे में जानते थे। हालांकि ज्यादातर प्राथमिक शिष्य अभी भी इस गंभीर स्थिति से अनजान थे। वे उत्साह से भरे हुए थे और वार्षिक प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त थे। शी म्यू बंद कमरे में अभ्यास में व्यस्त थे, इसलिए उन्हें अराजक स्थिति और हजारों किलोमीटर दूर घटी घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह दिव्य हाथियों के प्रजनन और आत्मिक शक्ति संचय की कला का अभ्यास कर रहा था। इसके अलावा वह कभी कभी जादुई मंत्रों को परिष्कृत करने के कुछ ऑर्डर भी स्वीकार करता था। इन दिनों वह काफी व्यस्त था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई थी। उसने अन्य संसाधनों के साथ साथ भारी मात्रा में धन भी जमा कर लिया था। कुछ दिनों तक विभिन्न संसाधन एकत्रित करने के बाद उसने संबंध सूत्र के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र कर ली थी। आखिरकार समय आ गया। शी म्यू ने अपने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां बंद कर दी ताकि कोई उसके कमरे के अंदर न देख सके। ये कई दिनों तक चलता रहा। इस अजीब व्यवहार ने कई लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन किसी ने भी शिमू को परेशान करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि नए शिष्यों के बीच उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। पत्थर के घर में शी म्यू खड़ा हो गया। उसकी आंखों की पीली सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। फिर उसने एक काला जादू का ब्रश पकड़ा। उसके चेहरे पर थकान का भाव था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा की तरह गरिमा में लग रही थीं। उसके सामने जमीन पर एक अजीब सा अष्टकोणीय जादुई सूत्र बना हुआ था।
इसका व्यास लगभग 10 फुट था। इस गोलाकार आकृति पर कई जादुई अक्षर बने थे। ये अक्षर शी म्यू ने पहले जो सीखे थे उनसे अलग थे। ये जादुई अक्षर अजीब लग रहे थे, मानो कोई प्राचीन चित्रलिपि हो। इनमें से कुछ अजीबोगरीब पात्र पालतू जानवरों जैसे दिखते थे तो कुछ पक्षियों जैसे। कुछ पात्रों को पहचानना मुश्किल था, वे अजीबोगरीब आड़ी तिरछी रेखाओं जैसे दिखते थे, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जादुई घेरे में कुछ प्रतिच्छेद बिंदु थे, उनमें 4-5 भूरे और काले क्रिस्टल पत्थर जड़े हुए थे। ये पत्थर टिमटिमा रहे थे और एक ठंडी और उदास आभा बिखेर रहे थे। ये क्रिस्टल पत्थर अंतरिक्ष गुण और यिन गुण के स्पिरिट स्टोन थे। ये 5 तत्वों के किसी भी अन्य स्पिरिट स्टोन की तुलना में दुर्लभ और अधिक कीमती थे। इसलिए शी म्यू का अधिकांश धन इन्हीं पत्थरों को प्राप्त करने में खर्च हुआ। शी म्यू ने एक लंबी सांस छोड़ी और जादुई ब्रश रख दिया। उसका रंग रूप गरिमा में लग रहा था। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक पूरे जादुई घेरे से एक हल्की सी काली रोशनी निकलने लगी। ये देखकर शी म्यू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पहली बार जमीन पर एक जादुई सूत्र रचा था। इस गोले को बनाने की कठिनाई और जटिलता जादुई कागज पर सूत्र बनाने से कम थी। फिर भी उसने इसे 3 दिनों में ही पूरा कर लिया। शी म्यू जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। फिर उसने एक स्फूर्तिवर्धक गोली निकाली और भारी मन से उसे गटक गया। कई गहरी सांसें लेने के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। फिर उसने अपना एक हाथ जादुई सूत्र पर रखा ताकि उसमें अपनी जादुई शक्ति भर सके। उसने अपने दूसरे हाथ से सूत्र में कुछ जगहों की ओर इशारा करते हुए मंत्र पढ़ा। एक काली रोशनी की किरण चमकी और घेरे में अलग अलग जगहों पर पड़ी, जैसा उसने बताया था। उस पर जड़े क्रिस्टल भी उसी समय एक चमकदार रोशनी की किरण छोड़ने लगे। अचानक पूरे संबंध सूत्र से एक काली रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी पहले से भी ज्यादा तेज थी। फिर आकर्षण के पात्र भी चमक उठे। उनसे निकलने वाली प्रकाश किरणें आपस में गुंथी हुई लग रही थीं। धीरे धीरे रोशनी और तेज हो गई। फिर एक भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। शी म्यू ने पहले से ज्यादा जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सूत्र का प्रकाश लगातार तेज होता जा रहा था। 15 घंटे बाद अष्टकोणीय घेरे की रोशनी लगभग चकाचौंध हो गई थी। पत्थर के घर में एक हल्की सी काली धुंध छाने लगी थी। यह आश्चर्यजनक दृश्य कई लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता था यदि शी म्यू के कमरे के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद न होती। शी म्यू के माथे पर नीली नसें उभर आईं। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें सेम के आकार की होकर लुढ़कने लगीं। सूत्र सक्रिय हो चुका था। उसने उसकी बची हुई जादुई शक्ति को तेजी से सोखना शुरू कर दिया था। हर गुजरते पल के साथ उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं। फिर भी वह अब भी एक खास अंदाज में मंत्र जप रहा था। अचानक सूत्र के बीच का स्थान मुड़ गया। फिर चारों तरफ एक काली धुंध फैलने लगी। कमरे में एक भयावह आभा छाने लगी। अध्याय 108 यान लुओ। शी म्यू बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जेब से एक सफेद बोतल निकाली और उसका कॉर्क खोला। फिर उसने बोतल को जादुई फॉर्मूले से निकल रहे काले कोहरे के ऊपर घुमाया। एक फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। बोतल से एक काला तरल पदार्थ निकला और काले कोहरे में टपकने लगा। फिर वह गायब हो गया। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई जब काला तरल पदार्थ बहते हुए धूसर काले कोहरे में विलीन हो गया। फिर एक अजीब सी शक्ति के प्रभाव में कोहरा हवा में घूमने लगा। यह एक धूसर वाष्प भंवर में बदल गया। ये 10 फीट चौड़ा था। इस प्रक्रिया के दौरान भंवर से धूसर कोहरे के कुछ बड़े बड़े टुकड़े निकले और चारों दिशाओं में फैल गए। जल्द ही पूरा जादुई फॉर्मूला धूसर धुएं की एक परत में ढक गया। शी म्यू के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसकी आंखें उस वृत्त पर टिकी थीं और मुंह से कोई मंत्र निकल रहा था। अचानक उसने अपनी उंगली उठाई। उसकी उंगली से काली रोशनी की एक लकीर धूसर भंवर की ओर निकली। वह भंवर में डूब गई और गायब हो गई। पिंग पिंग चटकने की आवाजें सुनाई दीं। अचानक घेरे में जड़े हुए आत्मा पत्थर कई टुकड़ों में टूट गए। चटक जैसी तीखी आवाज सुनाई दी। अचानक काले भंवर के बीच से एक काला विद्युत चाप उभरा। वह एक भुजा जितना मोटा था। वह कुछ देर हवा में लहराता रहा और फिर गायब हो गया। पूरा पत्थर का घर एक पल के लिए कांप उठा। फिर अष्टकोणीय सूत्र से निकलने वाली प्रकाश किरणें बुझ गईं। साथ ही वृत्ताकार आकृति के बीच में घूमता काला भंवर बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी जगह एक धुंधली छोटी कद काठी वाली मानव आकृति ने ले ली। हवा में अभी भी धूसर कोहरे का एक गुबार था जो अभी तक गायब नहीं हुआ था। वह उस पतली कद काठी के चारों ओर घूम रहा था, मानो धुएं का एक लंबा धागा। इसलिए आकृति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शी म्यू खड़ा हुआ और धुंधले छायाचित्र की ओर देखने लगा। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने जल्दी से अपना काला ब्लेड उठाया। फिर उसने अपनी छाती से कागज के ताबीजों का एक ढेर निकाला। तभी कुछ अजीब हुआ। वह धुंधली आकृति स्थिर खड़ी रही, जरा भी नहीं हिली। ये देखकर शी म्यू को थोड़ी राहत महसूस हुई। जैसे जैसे धूसर कोहरा छटता गया, छायाचित्र थोड़ा स्पष्ट होता गया। ये राख जैसे भूरे रंग का मानव कंकाल था। हैरानी की बात यह थी कि यह शी म्यू से भी छोटा था। ये गोलाकार आकृति के बीचों बीच खड़ा था। इसकी आंखों के गड्ढों में 2 हरी लपटें जल रही थीं। वे बीच बीच में टिमटिमा रही थीं। शी म्यू उसके पास गया और उसे ध्यान से देखा। उसे तुरंत उस आत्मा के निशान का आभास हुआ जो उसने पहले इस कंकाल पर आत्मा को पकड़ने की तकनीक से लगाया था। इससे पता चला कि यह वही कंकाल था जिसे उसने मृत आत्माओं की दुनिया में चुना था। ये जानकर शी म्यू का दिल खुशी से झूम उठा। हालांकि जब उन्होंने कंकाल को ऊपर से नीचे तक देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वर्तमान कंकाल उस कंकाल से भिन्न प्रतीत हो रहा था जिसे उसने मृत आत्मा की दुनिया में देखा था।
उसे वह दिन साफ याद था जब वह मृत आत्माओं की दुनिया में था। जिस कंकाल पर उसने अपनी आत्मा का निशान लगाया था वह बेहद जर्जर और क्षत विक्षत अवस्था में था। उस समय उसका एक हाथ भी गायब था। हालांकि उसके सामने पड़ा कंकाल बिल्कुल अलग था। उसकी दोनों भुजाएं बिल्कुल सही सलामत थीं। इसके अलावा उसके शरीर पर दरारें भी कम थीं। यहाँ तक कि उसकी हड्डियों का रंग भी गहरा हो गया था। अचानक कंकाल ने अपना सिर उठाया। उसने अपनी दोनों चमकती आंखों की कोठरियां शी म्यू की ओर घुमाईं। ऐसा लगा जैसे वह उसे देख रहा हो। शी म्यू एक पल के लिए रुका। उसे राहत महसूस हुई क्योंकि उसने देखा कि कंकाल का उस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? कंकाल स्थिर रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर शिम्यू की भौहें सिकुड़ गईं। आखिर उसने इस कंकाल को इस दुनिया में बुलाने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। अब ऐसा लग रहा था कि कंकाल में न सिर्फ जीवन शक्ति की कमी थी बल्कि उसकी बुद्धि भी काफी कमजोर लग रही थी। उसे यंग मास्टर जू के प्रति सहानुभूति होने लगी क्योंकि उस आदमी ने तोते को इस दुनिया में बुलाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी थी। शी म्यू उसका दर्द किसी और से बेहतर समझ सकता था क्योंकि वह भी इस पल में बहुत निराश महसूस कर रहा था। हालांकि कई कम से कम बोल तो सकती थी। ये कंकाल तो इंसानी भाषा भी नहीं समझ सकता था। अचानक शी म्यू ने देखा कि कंकाल की आंखों के गड्ढों में हरी लपटें टिमटिमा रही थीं। तभी कंकाल ने सिर हिलाया। शी म्यू चौंका। फिर उसका दिल खुशी से भर गया। उसने उम्मीद से कहा, 2 कदम आगे बढ़ो। कंकाल की आंखों में हरी लपटें 2 बार चमकीं। कुछ देर बाद लगा जैसे उसे शी म्यू की बात समझ आ गई हो। वह लड़खड़ाते हुए 2 कदम आगे बढ़ा। ये प्रतिक्रिया बहुत धीमी है। शी म्यू हक्का बक्का रह गया। बैठ जाओ, उसने फिर आदेश दिया। कंकाल ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद उसने जमीन पर बैठने की कोशिश की। जैसे ही वह बैठने के लिए झुका, हड्डियों के चरमराने की कुछ आवाजें सुनाई दीं। शी म्यू के चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखाई दिए। कंकाल मंदबुद्धि था, हालांकि उसमें ईमानदारी का एक अद्भुत गुण था। शी म्यू को याद आया कि उसने अभी तक उसके साथ कोई वास्तविक स्वामी सेवक अनुबंध नहीं किया था। सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। अब मैं तुम्हारे शरीर पर एक सम्मान अनुबंध लगाने जा रहा हूँ। तुम्हें विरोध करने की जरूरत नहीं है। शी म्यू को लग रहा था कि कंकाल अचानक हमला कर सकता है, इसलिए वह थोड़ा सतर्क था। वह उसके पास गया और उससे धीरे धीरे बात करने लगा। कंकाल की आंखों के गड्ढों में हरी लपटें टिमटिमा रही थीं। हालांकि कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। शी म्यू की सिकुड़ी हुई भौहें थोड़ी ढीली हो गईं। उसे लगा कि उसने बहुत लंबा वाक्य बोल दिया है। उसने जानबूझकर अपनी बोलने की गति धीमी कर दी थी, लेकिन शायद कंकाल की कमजोर बुद्धि अभी भी उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ नहीं पाई थी। उसके पास कंकाल को ठीक से समझाने का धैर्य नहीं था, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाकर कंकाल का सिर पकड़ लिया। फिर वह जल्दी से एक मंत्र बुदबुदाने लगा। उसकी हथेली से धुंधली काली रोशनी की एक लकीर निकली। कंकाल की आंखों के गड्ढों में हरी लपटें धीमी पड़ गईं। वह हिला तक नहीं और काली रोशनी को अपनी खोपड़ी में रिसने दिया। खोपड़ी में प्रवेश करते ही वह काली रोशनी काले जादू के अक्षरों में बदल गई। अनुबंध के साथ साथ शीमू की आत्मा का एक अंश कंकाल की आत्मा में विलीन हो गया। अंततः स्वामी और सेवक की आत्माएं एक हो गईं। पूरी प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो गई क्योंकि कंकाल ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। शी म्यू का चेहरा बदल गया। उसने राहत की सांस ली और अपना हाथ वापस खींच लिया। अब ये कंकाल उसका आत्मा पालतू था क्योंकि अनुबंध आधिकारिक तौर पर किया गया था। शी म्यू ने कंकाल को आजादी से घूमने और उस पर कुछ बार हमला करने को कहा। हालांकि उसे नतीजे का अंदाजा था, फिर भी वह बेहद निराश हुआ। कंकाल में कोई विशेष क्षमता नहीं दिख रही थी। हालांकि उसकी आक्रमण गति काफी तेज थी, लेकिन उसकी ताकत सामान्य लग रही थी। उसे बॉडी टेम्परिंग तकनीक के 7वें या 8वें स्तर पर मौजूद किसी मार्शल शिष्य के बराबर रखा जा सकता था। तुम अब लौट सकते हो। अगर मुझे कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिर से बुला लूंगा। वैसे जब तुम पहली बार इस दुनिया में आए थे तब तुम एक उड़ते हुए धुएं में लिपटे हुए थे। वह रेशमी धुएं की एक पट्टी जैसा लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हें यान लुओ कहूंगा। शी म्यू को एहसास हुआ कि यह कंकाल उसके ज्यादा काम का नहीं होगा, इसलिए उसने आह भरी और उसे जाने का निर्देश दिया। शी म्यू की आत्माओं और कंकाल के बीच एक आधिकारिक अनुबंध स्थापित हो चुका था, इसलिए कंकाल शी म्यू की बातें अपेक्षाकृत जल्दी समझ गया। इस बार उसने झट से सिर हिला दिया। एक अलग आयाम से आए एक आत्मा पालतू जानवर को पालने के लिए गुरु की जादुई शक्ति का भारी उपयोग जरूरी था। शी म्यू ने जादुई सूत्र तैयार करते समय अपनी जादुई शक्ति का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खर्च कर दिया था, इसलिए वह बेहद थक गया था। उसने हाथ हिलाया और कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। अचानक काले धुएं का एक गुब्बार दिखाई दिया और कंकाल के शरीर के चारों ओर घूमने लगा। कंकाल का शरीर धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया। सावधान रहना, मृत आत्मा की दुनिया में मत मारे जाना। कंकाल ने गायब होने से पहले उसके अंतिम शब्दों को धीरे से सुना। मृत आत्मा की दुनिया में एक विशाल पर्वत के तल पर अचानक काले धुएं का एक गुब्बार उठा। उसके अंदर से एक राख भूरे रंग का कंकाल निकला। ये यान लुओ था, वही कंकाल जिसे शी म्यू ने बुलाया था। वह स्थिर खड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो। उसकी आंखों के गड्ढों में हरी लपटें टिमटिमा रही थीं, जैसे उसकी आत्मा की ज्वाला में काले जादू के पात्र प्रकट हो रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी दूर के अस्तित्व से कोई रिश्ता हो। पात्रों से लगातार एक हल्की ठंडी ऊर्जा निकल रही थी। इससे यान लुओ को बेहद सुकून मिला। ऐसा लग रहा था जैसे वह पहले से ज्यादा बुद्धिमान हो गया हो।
यान लुओ कुछ मिनट तक बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक खाली भाव था। वह इधर उधर देखता रहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया और किसी दूर जगह की ओर चल पड़ा। यान लुओ की हरकतें पहले से कहीं ज्यादा तेज लग रही थीं। ये स्पष्ट नहीं था कि यह उसकी आत्मा की ज्वाला में समाये काले जादू के संकेतों की वजह से था या कोई और वजह। वह कुछ देर तक चलता रहा। अचानक आगे से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। पास ही एक पीला सफेद कंकाल लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। उसकी आंखों के गड्ढे भी हल्की हरी लपटों से चमक रहे थे। मृतात्माओं की दुनिया में कंकालों को सबसे नीच प्राणी माना जाता था, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। दरअसल इस ऊंची पर्वत चोटी के चारों ओर ही कंकालों की कई सेनाएं दिखाई देती थीं। उन्हें बुलाने वाला कोई सेनापति नहीं था, इसलिए कई कंकाल बेमतलब इधर उधर भटकते रहते थे। हालांकि कुछ प्रतिबंधों के कारण वे एक सीमा से आगे नहीं जा सकते थे। पीले सफेद कंकाल ने यान लुओ के अस्तित्व को भांप लिया था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मृतात्माओं की दुनिया में कंकालों को निम्न श्रेणी के प्राणी माना जाता था। हालांकि जब तक उन्हें किसी बड़े युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता था, तब तक वे एक दूसरे को बेवजह परेशान नहीं करते थे। वे आमतौर पर अपने अपने रास्ते चलते थे। यान लुओ की आंखों के गड्ढों में हरी लपटें टिमटिमा रही थीं। फिर भी उसने कोई हरकत नहीं की। वह आगे बढ़ता रहा। अब दोनों कंकालों के बीच केवल 2 फीट की दूरी थी। अचानक उस पीले सफेद कंकाल को एक तेज सरसराहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसकी दुनिया उलट गई। धमाका! पीले सफेद कंकाल का सिर तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, उसने एक राख भूरे रंग की पैर की हड्डी को अपनी ओर आते देखा। फिर एक कुचलने की आवाज हुई जब उस पीली सफेद खोपड़ी को रौंदकर उसके कई टुकड़े कर दिए गए। उसकी खोपड़ी के टूटे हुए टुकड़ों से हरे प्रकाश का एक गोला निकला। यान लुओ ने अपना सिर हिलाया। फिर उसने अपना मुंह खोला और हरे प्रकाश के गोले को चूसा। उसकी आंखों के गड्ढों में हरी लपटें चमक उठीं, मानो एक संतुष्ट भाव प्रकट कर रही हूँ। यान लुओ उस सिरविहीन पीले सफेद कंकाल के पास उकड़ूं बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर कुछ हड्डियां उठाईं जो अपेक्षाकृत मजबूत लग रही थीं। फिर उसने उनसे अपने शरीर की कुछ फटी हुई हड्डियां बदल दीं। यान लुओ के शरीर के चारों ओर धूसर काले धुएं का गुबार फैल गया। फिर उसका एक हाथ और शरीर की कुछ पसलियां सफेद हो गईं। यान लुओ का सफेद भूरा रूप अजीब लग रहा था, लेकिन यान लुओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने नए शरीर को आजादी से हिलाने में खुश लग रहा था। एक पल के लिए तो वह खुशी से नाचने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? यान लुओ को भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि उसकी मुलाकात एक अनजान आदमी से हुई थी। एक अजीब सा विचार उसके मन में लगातार उमड़ रहा था। यह विचार उसे और भी मजबूत बना रहा था। साथ ही उसके दिल में एक दहाड़ जैसी आवाज गूंज रही थी। यह आवाज यान लुओ को लगातार याद दिला रही थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और उसे कुछ ऐसा ढूंढना है जो उसने कभी खोया था। लेकिन वह क्या पुनः प्राप्त करना चाहता था? यान लुओ इस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका दिमाग अंधेरे से घिरा हुआ था, इसलिए उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह अवचेतन रूप से रास्ते पर लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसे पता था कि आगे सड़क पर चलना एक अंतहीन खाई में डूबने जैसा है। अध्याय 109 बर्बर लोगों पर घात लगाना। 1 साल बाद मऊ शहर में दा क्यूई साम्राज्य के किले प्रांतफू में स्थित शी म्यू काले कपड़े पहने हुए था। उसकी पीठ पर एक चांदी का खंजर और एक काला ब्लेड लटका हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। वह एक विशाल पेड़ की शाखा पर पालथी मारकर बैठा था। वह कई पेड़ों की शाखाओं से घिरा हुआ था। मछुआरे के गांव से निकले हुए उसे पलक झपकते ही 2-3 साल बीत गए थे। इस दौरान उसके रूप रंग और कद काठी में बड़े बदलाव आ गए थे। हालांकि उसकी बड़ी आंखें और मोटी भौहें नहीं बदली थीं, लेकिन वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के कारण उसका चेहरा ज्यादा स्पष्ट और दृढ़ दिखाई देने लगा था। यहाँ तक कि उसके चेहरे की विशेषताएं भी ज्यादा स्पष्ट हो गई थीं। उसके सांवले रंग की जगह अब तांबे का रंग आ गया था। वह लंबा हो गया था। उसके कंधे चौड़े और छाती मजबूत हो गई थी। उसकी भुजाएं लोहे जैसी मजबूत थीं। उसमें हमेशा से मौजूद जन्मजात जिद्दीपन और उग्रता के अलावा कई विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षण भी आ गए थे। चूंकि आसपास कोई नहीं था, इसलिए शी म्यू ने खुलकर सांस ली। उसका पूरा शरीर घने पत्तों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो इस छोटे से जंगल में कोई और जीव जंतु ही न हो। कभी कभी रेत की सरसराहट सुनाई देती थी, मानो हवा उसे उड़ाकर ले जा रही हो। इन सब बातों से जंगल में एक अनोखा और वीरान सा एहसास हो रहा था। 1 वर्ष पहले माओ शहर बर्बर जाति के आक्रमण के कारण नष्ट हो गया था। शी म्यू ने अपनी यात्रा के दौरान अनगिनत दुखद दृश्य देखे थे। लोग एक भयानक स्थिति में फंसे हुए लग रहे थे। बर्बर लोगों ने प्रांत के कई गांवों को कत्लेआम और लूट लिया था। बर्बर घुड़सवारों ने अनगिनत उपजाऊ जमीनों को रौंद डाला था। बड़ी संख्या में नौजवानों को जोतों में जकड़ा गया था। उनके साथ नौकरों और पालतू जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। वे अब बर्बर लोगों के नियंत्रण में थे। उनके मालिक जब चाहे उन्हें कोड़े मारते थे। कई महिलाओं के नंगे शरीर इधर उधर बिखरे दिखाई दे रहे थे। बुजुर्गों और बच्चों की मौत अपेक्षाकृत जल्दी हो गई थी। उनकी कटी हुई लाशें सड़कों पर बिखरी पड़ी थीं। इस बेमिसाल बर्बरता ने शी म्यू के मन से आखिरी संयम भी छीन लिया था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी हत्या की मंशा और मजबूत होती जा रही थी। आखिरकार वह मानव जाति का ही था। इसके अलावा दा क्यूई साम्राज्य उसका जन्मस्थान था। जंगल के बाहर बर्बर लोगों का एक गढ़ था। यह उस इलाके में बर्बर जाति के 8 सैन्य ठिकानों में से एक के रूप में स्थापित था। ये गढ़ घुड़सवार सेना का था।
शी म्यू का वर्तमान मिशन इस गढ़ के आसपास गश्त करने वाले घुड़सवार स्काउट्स पर घात लगाना था। धप धप धप। अचानक जंगल की ओर दौड़ते घोड़ों की टापों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। हर गुजरते पल के साथ यह आवाज तेज होती जा रही थी। शी म्यू के कान हिले और उसने आंखें चौड़ी करके खोलीं। उनमें एक हल्की सुनहरी चमक चमक उठी। फिर उसने पेड़ की पत्तियों के बीच से झांका और लगभग 10 बर्बर सैनिकों का एक समूह देखा। वे उसकी दिशा में आ रहे थे। घुड़सवार सैनिक लंबे और हटे कट्टे थे। हर एक कम से कम 10 फुट लंबा था। वे अपने कंधों पर भाले लिए हुए थे। ये भाले हड्डियों के बने थे। उनके पास पत्थर की कुल्हाड़ियां भी थीं। कुल्हाड़ियां उनकी कमर से लटकी हुई थीं। यहाँ तक कि उनके घोड़े भी सामान्य घोड़ों से ज्यादा मजबूत और ऊंचे लग रहे थे। एक साधारण घोड़ा इन सवारों और उनके हथियारों का भारी वजन कैसे सहन कर सकता था। इन टुकड़ियों का नेता एक असाधारण रूप से दुर्जेय युवक था। उसका दाहिना हाथ शी म्यू की जांघ से भी मोटा था। उसके हाथ में 10 फुट लंबी गदा थी। वह बेहद भारी लग रही थी। उसकी नंगी छाती पर एक दहाड़ते नीले शेर का आकर्षक प्रतीक उकेरा हुआ था। जब शी म्यू ने इन सवारों का निरीक्षण किया तो उसके दिमाग में बर्बर लोगों के बारे में कुछ जानकारी कौन थी। बर्बर लोगों के गश्ती दलों के नेता आमतौर पर होतियान स्तर के टोटेम योद्धा होते थे। वे मानव जाति के सामान्य होतियान योद्धाओं के लगभग समान स्तर के होते थे। शी म्यू ने चुपचाप अपना हाथ बढ़ाया और अपनी पीठ पर लटके काले ब्लेड की ओर बढ़ा। उसने आंखें सिकोड़ लीं। उनमें गहरी नफरत और जान लेने का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। सेना का नेता सतर्क दिख रहा था। इस सैन्य गढ़ पर 1 महीने पहले ही शक्तिशाली मानव योद्धाओं ने चुपके से हमला किया था। इससे उनकी टुकड़ी को भारी नुकसान हुआ था। जब वे एक बड़े पेड़ को पार कर रहे थे तो कुछ अजीब घटना घटी। धमाका। एक तेज आवाज सुनाई दी। अचानक बड़े पेड़ की घनी पत्तियां फट गईं। फिर ठंडी रोशनी की एक बड़ी किरण बर्बर सेना के नेता के सिर पर पड़ी। ठंडी रोशनी के साथ 13 ब्लेड जैसी परछाइयां उभरीं। उन्हें पत्तों के पीछे से एक काले वस्त्रधारी युवक ने निशाना बनाया। वह युवक कोई और नहीं बल्कि शी म्यू था। गर्जन। युवा बर्बर सरदार ने गुस्से से चारों ओर देखा। अचानक उसकी भुजाएं पहले से भी ज्यादा मजबूत और भारी हो गईं। आश्चर्यजनक रूप से कुलदेवता में नीले सिंह के बाल उसकी त्वचा से उगने लगे। उसने जल्दी से अपनी भारी गदा उठाई और हवा में एक हल्की सी चाप बन गई। उसके बाद एक तेज ठंडी हवा चली। उसकी गदा काली ब्लेड छायाओं से टकराने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक बाढ़ का अजगर अपनी मान से निकल आया हो। बूम। एक विस्फोटक ध्वनि निकली। 13 काली ब्लेड जैसी परछाइयां एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बिखर गईं। हालांकि गदा भी अवरुद्ध हो गई थी। शी म्यू को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई। उसे अपनी अमानवीय शक्ति पर हमेशा से भरोसा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दुश्मन की क्रूर शक्ति उसके हथियार के स्पर्श मात्र से ही उसकी बाह तक पहुंच जाएगी। उसके दाहिने हाथ को जोर का झटका लगा था। वह बुरी तरह कांप रहा था। उसे अपने दाहिने हाथ में झुंझुनी और सुन्नापन जैसा दर्द महसूस हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि बर्बर नेता में होतियान के मध्यम स्तर के योद्धा जैसी ताकत थी। शी म्यू स्थिति को समझ गया था, इसलिए उसने हमले के प्रभाव को कम करने के लिए हवा में कलाबाजी की। फिर भी पीछा करने वाली गदा की गति धीमी नहीं हुई। वह बड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ती रही। शी म्यू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह अभी भी हवा में था। उसने जल्दी से अपनी जादुई शक्ति को जगाया और वह उसके हाथ की ओर दौड़ी। उसने जल्दी से उसे अपने काले ब्लेड में डाला और हवा में ही उसे चलाया। ब्लेड की एक मोटी लाल परछाई चमकी और पास आ रही गदा से टकरा गई। टक्कर से हवा में भीषण और चमकदार आग भड़क उठी। बर्बर सरदार को अपने चेहरे पर झुलसती गर्मी का दबाव महसूस हुआ। उसे धधकती आग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके हाथ इस प्रहार से झुलस गए थे, इतना कि उसकी गदा से पकड़ लगभग ढीली पड़ गई थी। उसका घोड़ा तो और भी बुरी हालत में था, हालांकि वह आकार में बहुत बड़ा था। शी म्यू के लगातार 2 जबरदस्त हमलों को घोड़ा कैसे झेल पाता। आखिरकार उसके पैर जवाब दे गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। बर्बर सरदार हवा में कलाबाजी करता हुआ अडिग खड़ा रहा। उसने आगे के हमलों का प्रतिरोध करने के लिए गदा अपनी छाती के सामने रखी। शी म्यू भी पेड़ से नीचे गिर पड़ा। उसे अपने दाहिने हाथ में झुंझुनी और सुन्नापन महसूस हुआ। कुछ देर तक तो वह अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल भी नहीं कर पाया, लेकिन उसका बायां हाथ पहले ही हरकत में आ चुका था और एक अजीब सी मुद्रा में था। उसके होंठ हिल रहे थे और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। फिर उसने अपना मुंह खोला और सफेद बादलों का एक छोटा सा समूह उगल दिया, मानो तीर हो। दोनों योद्धा एक दूसरे के पास खड़े थे। हालांकि बर्बर सरदार को ऐसे हमले की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह बच नहीं सका। एक पफ ध्वनि सुनाई दी। बादलों का सफेद गोला गदा से होते हुए बर्बर सरदार के सीने में धंस गया। धमाका। एक जोरदार धमाके के साथ उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा फट गया। उसका खून तेज बारिश की तरह बिखर गया। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई बहुत लंबी चली थी। हालांकि पूरी घटना एक क्षण में ही घटित हो गई थी। बचे हुए बर्बर सैनिक अपने नेता की मौत देखकर घबरा गए। उन्होंने निशाना साधा और अपने हड्डी के भाले शी म्यू पर फेंक दिए। हवा में एक फुसफुसाहट की आवाज भर गई। 1 दर्जन से ज्यादा हड्डियों के भाले शी म्यू की ओर झपटे। शी म्यू ने उनसे बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया। उसके हाथ पर एक बड़ा घाव हो गया था। वह किसी इंसान की हथेली जितना बड़ा था। बर्बर सैनिकों ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी कमर से पत्थर की कुल्हाड़ियां निकाल लीं। उन्होंने शी म्यू को घेरते हुए चीखने की आवाज निकाली। शी म्यू मुस्कुराए बिना न रह सका।
उसने अपनी काली तलवार हवा में घुमानी शुरू कर दी। तलवार की चमक चारों तरफ फैल गई। हवा में एक ठंडक फैल गई जैसे ही वह बर्बर लोगों की ओर बढ़ी। साधारण बर्बर सैनिक बैल की तरह दुर्जेय थे। इसके अलावा वे बेहद खूंखार थे। उन्हें मौत का डर नहीं था, लेकिन वे शी म्यू के सामने टिक नहीं सकते थे क्योंकि वह एक कठोर होतियान योद्धा था। थोड़ी देर बाद बचे हुए बर्बर सैनिक खून से लथपथ पड़े दिखाई दिए। वे सब मर चुके थे। कटे हुए पैर और हाथ चारों ओर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। एक भी लाश सही सलामत नहीं थी। शी म्यू का कठोर चेहरा धीरे धीरे ढीला पड़ा। फिर जैसे ही उसने काला ब्लेड म्यान में डाला, एक काली रोशनी चमक उठी। वह उस युवा बर्बर सरदार की कटी हुई लाश के पास गया। उसने उसके कपड़ों में हाथ डाला और उसकी कमर से चांदी से जड़ा एक खास तौर पर बनाया गया अस्थि चिन्ह निकाला। उस पर अजीबोगरीब अक्षरों की कई पंक्तियां खुदी हुई थीं। ये अक्षर केंचुओं जैसे लग रहे थे। शी म्यू का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने हड्डी का टोकन अपनी कमीज में डाल लिया। चूंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए वह वहां रुका नहीं। वह मुड़ा और जंगल में चला गया। फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही वह जंगल में गायब हो गया। आधे घंटे बाद उसी जंगल से बर्बर घुड़सवारों का एक और दल गुजरा। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके दल में 100 से ज्यादा सैनिक थे। समूह का नेता एक बेहद लंबा बर्बर था। वह आम बर्बरों से भी ज्यादा लंबा था। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह भूरे भालू जैसा भयानक लग रहा था। उसकी पीठ पर 2 विशाल स्टील की कुल्हाड़ियां आड़ी तिरछी लटकी हुई थीं। वे एक सामान्य वयस्क इंसान के आकार से दुगनी थीं। जंगल का भयानक दृश्य देखकर सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने झट से अपने हथियार निकाल लिए मानो किसी दुर्जेय शत्रु से मुकाबला करने वाले हों। अधेड़ उम्र का बर्बर सरदार अपने घोड़े से उतरा और इधर उधर देखने लगा। फिर वह उस युवा बर्बर सरदार की लाश के पास पहुंचा। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा गायब था। ये देखकर अधेड़ उम्र के सरदार की भौहें कई बार हिलीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया। शेर कुलदेवता, क्या ये योद्धा वू लुओ हो सकता है? एक लंबा चौड़ा बर्बर व्यक्ति पास आया। जमीन पर पड़ी लाश का निचला आधा हिस्सा देखकर उसका चेहरा काला पड़ गया। ठीक है, अधेड़ उम्र के नेता ने दांत पीसते हुए कहा। वू लुओ और वह अधेड़ उम्र का आदमी एक ही आदिवासी पृष्ठभूमि से थे। दोनों खून के रिश्ते के लग रहे थे। लंबा चौड़ा बर्बर आदमी व्यवहार कुशल था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। मानव जाति बहुत क्रूर है। उन्होंने हमारी नाक के नीचे हमारे योद्धाओं का कत्लेआम किया। पिछले कुछ महीनों में हम 20 से ज्यादा टोटेम योद्धाओं को खो चुके हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कटु स्वर में कहा। लगता है इंसानों ने इस इलाके में बर्बर लोगों पर घात लगाने के लिए एक गढ़ बना लिया है। उन्हें खास तौर पर हमारे दुर्जेय योद्धाओं पर घात लगाने के लिए नियुक्त किया गया होगा। बेहतर होगा कि हम इस मामले की सूचना अपने महान नेता को दें, ताकि हम इस इलाके में चारों ओर नजर रख सकें। लंबे बर्बर ने क्षण भर की खामोशी के बाद सुझाव दिया। हम सब मिलकर इसकी रिपोर्ट करेंगे। महान नेता जरूर इसकी मंजूरी देंगे। वू लुओ हमारे ब्लैक फायर ट्राइब का सबसे युवा टोटेम योद्धा था, इसलिए मैं खुद उस हत्यारे का सिर काटूंगा और उसका सिर वू लुओ की मृत आत्मा को अर्पित करूंगा। अधेड़ उम्र के नेता ने गुस्से से कहा। उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक उभर आई। जिस हत्यारे को वह कोस रहा था, वह अब तक कई किलोमीटर की यात्रा कर चुका था। वह कोहरे से घिरे एक जंगल में पहुंच गया था। शी म्यू जंगल के प्रवेश द्वार की ओर सरपट दौड़ा। वह सतर्क दिख रहा था। वह लगातार अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। जंगल की गहराई में कई किलोमीटर तक जाने के बाद उसने अपनी गति धीमी कर दी। उसने अपनी छाती को छुआ और अपनी कमीज में हड्डी का निशान महसूस किया। फिर उसने राहत की सांस ली। 1 साल पहले बर्बर जाति ने दाची साम्राज्य पर अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था। उस समय तीनों राज्यों के 7 प्रमुख संप्रदायों ने एक गठबंधन बनाया था। उन्होंने बर्बर आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक साथ मिलकर काम किया था। हालांकि बर्बर जाति ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि 7 बड़े संप्रदाय इतनी तेजी से प्रतिक्रिया देंगे, इसलिए आक्रमण को विफल कर दिया गया था और उन्होंने दाक्वी साम्राज्य के पश्चिमी भाग के 3 दुर्ग प्रांतों पर पुनः कब्जा कर लिया था। इसलिए युद्ध की लपटें यान और हुआंग राज्यों तक नहीं फैलीं। हालांकि लाखों घर तबाह हो चुके थे। लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया गया था। इसलिए तीनों राज्य और उनके पड़ोसी प्रांत बेहद नाराज थे। वे अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते थे। इसलिए काले दानव संप्रदाय के वरिष्ठों ने उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद वार्षिक प्रतियोगिता को रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा सभी शिष्यों को बारी बारी से दाची दुर्गों को सुदृढ़ करने और अग्रणी पदों पर आसीन होने के लिए भेजा गया था। इसे शिष्यों के लिए अनुभव आधारित प्रशिक्षण माना जाता था। इसलिए संप्रदाय द्वारा सौंपे गए कार्य बर्बर लोगों के साथ युद्ध में बदल गए थे। हालांकि शी म्यू को कागजी ताबीज बनाने के अपने अद्भुत कौशल के कारण दुर्ग प्रांतों में नहीं भेजा गया था, बल्कि उसे संप्रदाय के भीतर ही रहकर युद्धभूमि के लिए सामान्यतः इस्तेमाल होने वाले निम्न स्तरीय कागजी ताबीज बनाने के लिए कहा गया था। हालांकि जैसे जैसे लड़ाई तीव्र होती गई, ब्लैक डेमन संप्रदाय को जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए 6 महीने पहले शी म्यू को आखिरकार युद्ध के मैदान में भेज दिया गया। उसे फू प्रांत में नियुक्त किया गया, दाक्वी साम्राज्य के 3 दुर्ग प्रांतों में से एक। कुछ देर घूमने के बाद शी म्यू जंगल से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। वह जंगल के किनारे एक चट्टान के नीचे पहुंचा। वह एक विशाल पेड़ के सामने रुका। उसने उस जगह को ध्यान से देखा और दूर से आती आवाजें सुनी। जब वह संतुष्ट हो गया तो उसने अपनी कमीज से एक नीला टोकन निकाला। टोकन की सतह पर 5 या 6 लाल रंग के आकर्षक अक्षर अंकित थे।
ये अक्षर एक जटिल गोलाकार पैटर्न से घिरे हुए थे। शी म्यू ने टोकन अपने दाहिने हाथ में थाम लिया। फिर वह कुछ बुदबुदाने लगा। टोकन पर लिखे अक्षर उसकी जादुई शक्तियों से भर गए और चमक उठे। उससे एक हल्की सी नीली रोशनी निकली। वह विशाल पेड़ की दिशा में गई। उसके बाद नीली रोशनी पेड़ में समा गई। अध्याय 110 मिसके। शी म्यू ने पेड़ की जड़ों में एक नीली रोशनी की चमक देखी। पता चला कि वह एक बड़ा गड्ढा था। वह एक अंधेरी सुरंग का प्रवेश द्वार था। जड़ों में हवा से 3 मीटर चौड़ा एक छेद दिखाई दिया था। उस छेद के अंदर एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई दे रही थी। शी म्यू सुरंग में प्रवेश किया। जैसे ही शी म्यू सुरंग के अंदर दाखिल हुआ, सुरंग की हवा में लहरें उठीं। सुरंग का प्रवेश द्वार धुंधला सा हो गया और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गया। शी म्यू एक छोटे से मार्ग से गुजरा और एक विशाल भूमिगत स्थान पर पहुंचा। सुरंग की दीवारों में ढेर सारे अयस्क जड़े हुए थे। वे सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे और अंधेरे भूमिगत स्थान को रोशन कर रहे थे। भूमिगत सुरंग एक वीरान खदान जैसी लग रही थी। अंदर से पूरी तरह सूखी हुई थी। आसपास की दीवारों पर खुदाई के निशान थे। इसके अलावा सुरंग में लगभग 1 दर्जन जर्जर पत्थर के कमरे भी थे। इस भूमिगत जगह की गहराई में एक कच्ची पत्थर की मेज और कुछ पत्थर के स्टूल रखे हुए थे। मेज के चारों ओर 7-8 लोग बैठे थे। वे कुछ चर्चा करते हुए प्रतीत हो रहे थे। शी म्यू के कदमों की आहट सुनकर उन्होंने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। इन लोगों के चेहरों पर धुंधले भाव आसपास के पत्थरों की चमकती चांदी जैसी चमक में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। ये लोग बेहद युवा लग रहे थे। हर एक की उम्र लगभग 17-18 साल थी। उन्होंने अलग अलग गणवेश पहन रखे थे। इसका मतलब था कि वे अलग अलग संप्रदायों से थे। कुछ शिष्यों ने शी म्यू को देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। भाई शी, इस मिशन से आपकी वापसी पिछले मिशनों की तुलना में देरी से हुई। उसका चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है कि उसने अपना मिशन फिर से सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है ना? शी म्यू मुस्कुराए और आसपास के लोगों की ओर सिर हिलाया। फिर उन्होंने उन शिष्यों का भी अभिवादन किया जिन्होंने उनका स्वागत किया था। भाई शी, क्या आपको चोट लगी है? एक प्यारी सी महिला की आवाज गूंजी। यह आवाज 16-17 साल की एक लड़की की थी। उसने हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था। उसकी चमकदार आंखें किसी तारे की तरह टिमटिमा रही थीं। उसकी नुकीली नाक और गोरी त्वचा थी। उसकी त्वचा मलाई जैसी मुलायम लग रही थी। उसका फिगर बेहद खूबसूरत था। वह शी म्यू के दाहिने हाथ को देख रही थी। वह खून से सना हुआ था। उसकी बांह पर एक लंबा घाव था। खून सूख जाने के बावजूद वह साफ दिखाई दे रहा था। वह वाकई एक भयावह दृश्य था। बस एक छोटी सी चोट है। चिंता की कोई बात नहीं है। मैं फिर भी मिस्के को उनकी चिंता के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। शी म्यू ने अपने घाव को देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हरे वस्त्र पहने लड़की की नाजुक भौहें सिकुड़ गईं, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। अचानक एक युवक खड़ा हुआ। वह उस खूबसूरत लड़की के पास बैठा था। अब तक वह चुप था। ये देखकर आसपास के लोग चुप हो गए। भाई शी, क्या तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया? काले कछुआ संप्रदाय की नीली वर्दी पहने उस युवक ने कड़वे स्वर में पूछा। शी म्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे के भाव उदासीन हो गए। उसने अपनी छाती से चांदी से जड़ा एक अस्थि चिन्ह निकाला और नीले वस्त्रधारी युवक को थमा दिया। युवक को टोकन मिला। उसने उसे कई बार ध्यान से देखा। फिर उसने अपने कपड़ों से 1 फुट चौड़ी गोल जेड की प्लेट निकाली। फिर उसने एक छोटी चांदी की छड़ी निकाली और उसे प्लेट से छुआ। भनभनाहट, एक गुनगुनाहट जैसी आवाज सुनाई दी। अचानक प्लेट की सतह पर सफेद रोशनी की एक चमकदार परत उभरी। फिर यह रोशनी हवा में 2 फुट लंबे प्रकाश पटल में संघनित हो गई। उस पर कई पंक्तियां दिखाई देने लगीं। ये वे मिशन थे जो इन शिष्यों को सौंपे गए थे। सौंपे गए मिशन स्क्रीन पर दर्ज हो गए। प्रकाश स्क्रीन को देखते ही सभी की आंखें चमक उठीं। नीले वस्त्रधारी युवक ने चांदी की छड़ी को एक मिशन की ओर इंगित किया। इसमें बर्बर के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला करना शामिल था। प्रकाश पटल चमक उठा और प्रकाश किरणों का एक समूह फूट पड़ा। ये प्रकाश किरणें एक युवा बर्बर की परछाई और एक विशेष रूप से निर्मित अस्थि चिन्ह की छवि में बदल गईं। चिन्ह की सतह पर कुछ अजीबोगरीब अक्षर दिखाई दे रहे थे। चांदी से जड़े अस्थि चिन्ह और युवक के हाथ में रखे चिन्ह की छवि बिल्कुल एक जैसी थी। युवक ने उस तस्वीर की तुलना अपने हाथ में रखे टोकन से की। उसकी आंखों के कोने हल्के से झपके। उसके चेहरे के भाव उदासीन हो गए और उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा और चांदी की छड़ी को स्क्रीन की ओर तान दिया। प्रकाश स्क्रीन चमक उठी और वह मिशन स्क्रीन से गायब हो गया। शी म्यू ने अपनी छाती से हथेली के आकार का एक काला टोकन निकाला और उसे नीले वस्त्रधारी युवक की ओर फेंक दिया। टोकन के एक तरफ शी म्यू का नाम लिखा था। दूसरी तरफ कुछ बादल के आकार के अजीबोगरीब जादुई अक्षर उकेरे गए थे। टोकन के बीच में चांदी के अक्षरों में 452 अंक उकेरा गया था। युवक का चेहरा काला पड़ गया, पर वह कुछ नहीं बोला। उसने धीरे से चांदी की छड़ी से शी म्यू के टोकन को छुआ। टोकन पर संख्या 20 अंक बढ़ने पर एक चांदी की रोशनी चमक उठी। अब टोकन पर संख्या 472 थी। जैसे ही युवक ने टोकन को शी म्यू की ओर वापस फेंका, एक काली रोशनी चमक उठी। शी म्यू ने उस युवक से नजरें मिलाए बिना ही टोकन पकड़ लिया। फिर उसने आसपास के लोगों को प्रणाम किया और जाने लगा। उसी वर्ष बर्बर जाति के साथ युद्ध शुरू हो गया था। इस दौरान बर्बर और 3 राज्यों की सेनाओं के बीच कई बड़े पैमाने पर युद्ध हुए थे। इसके अलावा 7 बड़े संप्रदायों द्वारा गठित और नेतृत्व वाले संघ ने बर्बर जाति के 8 कबीलों के विरुद्ध 3 बड़े युद्ध लड़े थे। तीनों लड़ाइयों का नतीजा दोनों पक्षों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ।
कई पृथ्वी श्रेणी के योद्धा बुरी तरह घायल हो गए। इसके अलावा दोनों पक्षों ने कई जियान तियान योद्धा भी खो दिए। मानव जाति के पास बर्बर जाति की तुलना में अधिक शक्तिशाली पृथ्वी श्रेणी के योद्धा थे। हालांकि सर्वश्रेष्ठ बर्बर योद्धा मांगशांग असाधारण शक्ति रखता था। यहाँ तक कि सबसे दुर्जेय पृथ्वी श्रेणी के मानव योद्धा भी उसके सामने टिक नहीं पाते थे। इसलिए तीसरी बड़ी लड़ाई के बाद दोनों पक्ष आपसी सहमति पर पहुंच गए थे। परिणामस्वरूप एक अद्भुत संतुलन स्थापित हो गया था। अचानक दोनों पक्षों ने जियान तियान स्तर या उससे ऊपर के योद्धाओं को युद्ध क्षेत्र में भेजना बंद कर दिया। इसके बजाय दोनों पक्षों के हो तियान योद्धा युद्ध क्षेत्र की मुख्य लड़ाकू शक्ति बन गए। मानव जाति ने तीनों राज्यों के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, खासकर बर्बर लोगों के कब्जे वाले क्षेत्रों में भारी संख्या में हो तियान योद्धाओं को भेजना शुरू कर दिया था। वे लगातार बर्बर लोगों के गढ़ों पर हमले करते और उनके कुलदेवता योद्धाओं की हत्या करते। उनका उद्देश्य उनकी शक्ति को धीरे धीरे कम करना था। हालांकि बर्बर लोगों ने भी यही नीति अपनाई थी, इसलिए बड़े पैमाने पर लड़ाइयां बंद हो गईं। उनकी जगह रोजाना छोटी छोटी लड़ाइयां होने लगीं। 7 बड़े संप्रदायों के संघ ने बर्बर आक्रमण का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध करने के लिए विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों को एकजुट करके बर्बरों के विरुद्ध लड़ने का निर्णय लिया था। 7 संप्रदायों के वरिष्ठों ने एक अभूतपूर्व समझौता किया था। उन्होंने 7 संप्रदायों की जनशक्ति और संसाधनों को एकीकृत करने का निर्णय लिया था। इसके बाद उन्होंने एक विशेष पुण्य प्रणाली के साथ संघ मिशनों की स्थापना की थी। सभी संप्रदायों के वरिष्ठों ने अपने अनुयायियों को एकजुट करके उन्हें कई छोटी छोटी टोलियों में बांट दिया था। इन टोलियों के सदस्यों को मिलकर शांतिपूर्वक काम करना था। प्रत्येक टोली को अलग अलग मिशन सौंपे गए थे और उन्हें तीनों राज्यों की आधिकारिक सेनाओं के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। इन टोलियों को बर्बर आक्रमणों से लड़ने के लिए भेजा गया था। एक मिशन सिस्टम भी था। संघ किसी शिष्य को निर्धारित मिशन पूरा करने पर पराक्रम अंक प्रदान करता था। इन पराक्रम अंकों का आदान प्रदान संघ के गढ़ों या उनके संबंधित संप्रदायों से प्राप्त प्रशिक्षण संसाधनों के बदले किया जाता था। संघ द्वारा जारी किए गए मिशन कठिनाई के स्तर के आधार पर अलग अलग थे। सबसे खतरनाक काम था सबसे आगे तैनात होना और बर्बर लोगों के गढ़ों में गहराई तक घुसपैठ करने के निर्देश, जैसे कि शिमयू की टीम। हालांकि किसी ने भी शिमयू को ऐसे खतरनाक मिशन पर भेजने के लिए विशेष रूप से लक्ष्य नहीं बनाया था। इसके बजाय संघ ने बर्बर लोगों का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए सभी संप्रदायों के शिष्यों को यह मृत्युदंड आदेश जारी किया था। संप्रदायों ने एक नियम बनाया था, प्रत्येक शिष्य को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन करने से कम 1 वर्ष तक युद्ध के मैदान में रहना होगा। ये खदान सुरंग उनकी अग्रिम पंक्ति के गुप्त गढ़ों में से एक थी। विभिन्न संप्रदायों के कई अनुयायी एक दल के रूप में यहाँ एकत्रित हुए थे। उनमें से अधिकांश प्राथमिक या कनिष्ठ स्तर के हो तियान योद्धा थे। वे दुर्जेय और कुलीन योद्धाओं का एक समूह थे। उन्हें मुख्यतः बर्बर कुलदेवता योद्धाओं की हत्या करने और शत्रु के बारे में शीर्ष खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था। इसलिए ये समूह संघ का सबसे मजबूत गढ़ था। नीले वस्त्रधारी युवा शिष्य का नाम बायु शियू था। वह काले कछुए संप्रदाय का सदस्य था। हो तियान स्तर के उन्नत चरण तक पहुँचने के बाद से वह इस समूह का प्रमुख व्यक्ति था। इसलिए संघ ने उसे इस दल का नेता नियुक्त किया। हालांकि शिमयू के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। दरअसल उनके रिश्ते बेहद ठंडे थे। हरे वस्त्र पहने उस युवती का नाम के था। वह अद्भुत ध्वनि संप्रदाय की एक काष्ठ शैली की जादूगरनी थी। अपनी काष्ठ शैली की जादू कला से वह उपचार कला में पारंगत थी। वह इस गढ़ की 2 जादूगरनियों में से एक थी। अपनी अद्भुत सुंदरता और लावण्य के कारण वह इस गढ़ के पुरुष शिष्यों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई थी। इस गढ़ में शिमयू ही एकमात्र अन्य जादूगर था, इसलिए उन दोनों में कई समानताएं थीं। इसके अलावा शिमयू को जोंग शियू की भी चिंता थी, जो अद्भुत ध्वनि संप्रदाय का सदस्य भी था। इसलिए उसने के से संवाद करने की पहल किसी और से ज्यादा की थी। इसलिए दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। भाई शी, रुको, मुझे अपना घाव दिखाओ। के शिमयू के पास गई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका घायल हाथ पकड़ लिया। फिर वह उसके घाव की जांच करने लगी। बायु शियू ये देखकर परेशान हो गया। शिमयू ने उसकी मदद ठुकराई नहीं। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा और उसे अपने घाव की जांच करने दी। घाव लंबा जरूर था, पर गहरा नहीं था और जहर का भी कोई निशान नहीं था। के को आराम महसूस हुआ। उसने अपनी पतली उंगली घाव की ओर बढ़ाई। फिर वह एक अजीबोगरीब मंत्र के मनमोहक शब्द बोलने लगी। अचानक उसकी उंगली के सिरे से धुंधली हरी रोशनी का एक गोला निकला। उसने धीरे धीरे अपनी उंगली को घाव के चारों ओर हरी रोशनी के साथ घुमाया। फिर प्रकाश की हरी किरण ने शिमयू के घाव को घेर लिया। शिमयू को अपने घाव में एक ठंडी सी सनसनी और एक असहनीय खुजली महसूस हुई। इस एहसास को सहना मुश्किल था। हैरानी की बात यह थी कि उसका घाव जल्दी भर गया। उसकी बांह पर बस एक हल्का सा निशान रह गया। वह जानता था कि निशान 3 से 4 दिनों में गायब हो जाएगा। सिस्टर के की लकड़ी जैसी उपचार तकनीक वाकई अद्भुत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शिमयू को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ जब उसने अपना हाथ घुमाया। फिर उसने मुस्कुराते हुए तारीफ की। भाई शी, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे मेरे पिछले अभियानों के दौरान इतने सारे कागजी ताबीज दिए। के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी टेढ़ी भौहें थोड़ी कांप उठीं। ओह, सिस्टर के कितनी पक्षपाती हैं। वो हमें हमेशा साथी प्रशिक्षु कहती हैं, लेकिन जब वो किसी से मिलती हैं तो अपना संबोधन बदल देती हैं और उसे भाई कहकर बुलाती हैं।
भीड़ में एक अजीब सी हंसी फूट पड़ी। के ने ये शब्द सुनते ही मुड़कर अन्य शिष्यों की ओर मुंह बनाया। उसके चंचल हाव भाव उसकी सुंदरता से बिल्कुल उलट थे। इससे उसके आसपास एक अनोखा आभामंडल बन गया था जिसने शी के दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी। हालांकि उसकी चंचल उपस्थिति ने बायू कसियू के रंग को और भी बदसूरत बना दिया। बहन के, आप मुझे भाई गुआन भी कह सकती हैं, एक विशाल शरीर और भरे शरीर वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। के ने बिना कुछ कहे पलटकर उसकी तरफ देखा। फिर उसने शी को अलविदा कहा और अपने कमरे की ओर चल दी। एक और लड़की खड़ी हुई और के साथ चली गई। वह छोटी कद काठी की थी और उसका चेहरा ठंडा था। उसने सफेद गाउन पहना हुआ था। कमरे से बाहर निकलते हुए दोनों ने आपस में कुछ फुसफुसाया। सफेद वस्त्र पहने ये लड़की कम ही बोलती थी। शी जानता था कि वह तियानयिन संप्रदाय की एक महिला शिष्या है और के साथ उसके अच्छे संबंध थे। शी भी बिना किसी को जवाब दिए मुड़ा और अपने पत्थर के कमरे की ओर बढ़ गया। उसका कमरा खदान के अंदर स्थित था। ये सुरंग का सबसे शांत क्षेत्र था। शी ने अपने कमरे में प्रवेश करते ही साफ कपड़े पहन लिए। अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। शी ने भौहें चढ़ाईं। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक युवा ताओवादी योद्धा उसके दरवाजे पर खड़ा है। युवक की पीठ पर एक तलवार लटकी हुई थी। भाई शी, मुझे पता है कि आप अभी अभी एक मिशन से लौटे हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे अभी अभी एक मिशन मिला है। यह एक मुश्किल मिशन है, इसलिए मुझे एक स्वर्ण कवच ताबीज की सख्त जरूरत है। युवा ताओवादी ने शर्मिंदा स्वर में पूछा। भाई किन, तुम्हें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सामग्री लेकर अंदर आ जाओ। शी ने उसे अंदर बुलाया। फिर वह अपनी पत्थर की मेज के पास बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला। ये गढ़ दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में बहुत अंदर बना हुआ था। इस गढ़ में शी ही एकमात्र व्यक्ति था जो कागज के ताबीज बना सकता था, इसलिए सभी शिष्यों को शी से ताबीज मांगने पड़ते थे। इसलिए गढ़ में शी का ऊंचा दर्जा था और सभी उसके प्रति विनम्र थे। आखिरकार एक कागज का ताबीज युद्ध के मैदान में जीवन मरण की स्थिति निर्धारित कर सकता है।